नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जो पदयात्रा की, उससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में धूम मची। आज के वक्त में कोई राजनेता 4000 किलोमीटर पैदल चले, इस दौरान रोजाना जनता से, आम जनता से मुलाकात करे, अपने सिक्योरिटी घेरे को ही आम जनता से मिलने जुलने का जरिया बना ले, तो इससे उन लोगों को परेशानी तो होगी ही दोस्तों, जो लगातार उस नेता को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी की छवि खराब करते रहे। लेकिन राहुल गांधी ने इस पदयात्रा में सभी को हैरान कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के अनुभव को देश में तो साझा किया ही, अब वो ब्रिटेन में, जी हां, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, कैम्ब्रिज, इन सब जगहों पर भी अपने अनुभव लोगों से बांट रहे हैं। राहुल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए थे। आपको पता है 28 तारीख की रात को उन्होंने, 28 फरवरी की रात को उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो उनका अपना विश्वविद्यालय, अपना मतलब वहां से उन्होंने पढ़ाई की है और एमफिल की डिग्री हासिल की है, इसलिए वो उनका अपना विश्वविद्यालय कह सकते हैं। वहां वो लेक्चर देने गए। हालांकि लेक्चर देने वो लगभग हर साल जाते हैं, कैम्ब्रिज में तो खासकर, और बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है ये, दुनिया का जाने माने विश्वविद्यालयों में से एक है। तो वहां लेक्चर देने 28 तारीख की रात को गए थे और उस लेक्चर का वीडियो उस दिन तो जारी नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन बाद जैसे ही मीडिया में आया, हिंदुस्तान में बवाल मच गया। दरअसल इस लेक्चर में जो बातें राहुल गांधी ने कही, उससे बीजेपी परेशान हो गई है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अब करें तो क्या करें। दरअसल उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, वो किस तरह राहुल के उठाए हुए मुद्दों का जवाब दे, ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने पैगासस का जिक्र किया। पैगासस की बात यहां रखते हुए राहुल गांधी कह रहे थे कि मेरे मोबाइल की भी जासूसी होती है, कई लोगों के मोबाइल की जासूसी होती है। राहुल गांधी के इस बाइट को जो साथी कल हमारे इस कार्यक्रम को देखे हैं वो सुन चुके हैं, लेकिन यहां इस बाइट को दोबारा सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो इन सब का जिक्र आएगा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, राहुल गांधी पैगासस को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, मीडिया की आजादी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आम जनता की आजादी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इस लेक्चर में जरा सुन लीजिए, और क्यों बीजेपी परेशान है, क्यों हिंदुस्तान में बीजेपी और बीजेपी के समर्थक, सत्ता पक्ष जो है वो, इन सबको क्यों परेशानी हो रही है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। That's what I described, capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture. तो मीडिया की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश में मीडिया और तमाम जुडिशरी, इन तमाम मुद्दों को यहां राहुल गांधी रख रहे हैं, और कैसे जासूसी हो रही है, कैसे पैगासस न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कई उनके जानने पहचानने वाले लोग जो हैं उनके मोबाइल में है, और कैसे उनको बताया गया, ये तमाम मसले पर राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे यहाँ पे। और इसके बाद बीजेपी कह रही है, सरकार नहीं, बीजेपी कह रही है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपना मोबाइल जमा करा देना चाहिए। जमा क्यों नहीं कराते? खैर, ये आखिर कौन मांगे राहुल गांधी से? सत्ता पक्ष मांग रहा है या बीजेपी के लोग मांग रहे हैं, ये सवाल उठता है। राहुल गांधी ने पुलवामा को लेकर के भी, पुलवामा आप सबको याद होगा दोस्तों, 2019 का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, आम चुनाव, उससे पहले पुलवामा की घटना, उसके बाद देश में बवाल और एक तरफा आंधी बह चली, राष्ट्रवाद की आंधी, जिस पर सवार होकर बीजेपी की नैया ऐसे पार लगी कि 303 सीटें आ गईं।
तो पुलवामा के मसले पर भी अपनी बात राहुल गांधी ने रखी और इस मसले पर बीजेपी बौखला गई। मीडिया के एक धड़े में राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आइए लेकिन पहले सुनते हैं, ये तोड़ मरोड़ कर मीडिया के एक धड़े में पेश किया गया, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है और कांग्रेस इस पर अपनी बात रखी भी है। कांग्रेस की बात सुनने से पहले कांग्रेस के ही सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो अपनी बात रखी थी, पुलवामा पर क्या कुछ कह रहे थे, कश्मीर पर क्या कुछ कह रहे थे, कश्मीर में आतंकवाद को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, आतंकवादी को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुन लीजिए और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. So we arrive in Kashmir, and Kashmir is this so-called violent place. And as I'm entering Kashmir, the security guys come to me and say, "Listen, we need to talk to you." So what do you need to say? And they say, "Well, look, the thing is, you can't walk in Kashmir, right? It's not a good idea. We're walking 3 days, and we're walking 3 days in the roughest districts. So you can't walk in Kashmir. It's a bad idea." So I'm like, "Why can't I walk in Kashmir?" And they're like, "Well, because you'll get hand grenades thrown on you." So now I'm responsible for 120 people I'm working with, right? So I'm like, "Look, let me go and have a little word with them." And so I go and have a little word with them and say, "Look, they're telling us they're going to get hand grenades thrown at us." And they're like, "Okay." And I was like, "Frankly, I want to walk. I mean, if we get hand grenades, we get hand grenades." So they're like, "Yeah, we should all walk." And so we decided we're going to walk. And we start to walk. And suddenly what starts to happen is these Indian flags start coming everywhere, right? Everywhere, they just start coming out, right? The first day we're told about 2,000 people are going to show up, and 40,000 people show up, right? And that thing over there, where I'm sitting on that Jeep, is because the police and security system just been overloaded and it's collapsed, right? Because they can't manage the crowd. And if you look carefully, you'll see the panic on the security people's faces. Anyway, they pull us out of that and say, "This just doesn't work. We can't go through this in this manner." And then the next day they set it up properly, and then we go through. That's us entering Kashmir where the mountains are. That's on the first day. And then the really interesting thing happens. So we've been told we're going to be killed. We're walking, and people are coming, and then one guy looks at me and he says, "Call me." So I'm like, "Come." And the security people have said, "Listen, please don't do this. Please don't call people. Like, we walk here, don't call people, because this is putting everybody at risk." So the guy says, "Call me." I say, "Come." So he comes, starts walking next to me, and he says, "Mr. Gandhi, you've come here to listen to us?" So I'm like, "Yes." So he's like, "That's interesting." He's like, "You really come here to listen to us?" And I'm like, "Yes." So he's like, "Good." And then he says, "You see those guys over there?" And we're walking. And he says, "You see those guys over there?" And I'm like, "Yes." "Who?" He's like, "Those boys over there." And I'm like, "Yeah." He's like, "The militants." Right? Now, militants should normally kill me. In that environment, militants should kill me. And he says, "They're there. And they're looking at you." So I look at them, and they give me this sort of, I'm serious, they give me this sort of look. तो अपने अनुभवों को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खासकर कश्मीर में जो अनुभव उन्होंने गेन किया, राहुल गांधी ने उस अनुभव को साझा करते हुए राहुल गांधी यहां पुलवामा से लेकर के पुलवामा में जो घटना घटी उसको लेते हुए मिलिटेंट की बात बता रहे हैं राहुल गांधी। और क्या कुछ हुआ अंग्रेजी में बोल रहे थे, आप सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और उसी का जिक्र कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब जवाब देते नहीं बन रहा है बीजेपी को, तो फिर वो
अपनी पुरानी रणनीति पर उतर आई है, यानी किसी न किसी तरह राहुल को बदनाम करने की रणनीति। कैम्ब्रिज में कही राहुल गांधी की बातों पर अब बीजेपी नेता नई नई तिकड़में भिरा करके राहुल गांधी को घेर रहे हैं। कहीं कह रहे हैं कि उन्होंने चीन की तारीफ की, चीन के मसले पर भी राहुल गांधी ने, अब वो तमाम बातें हैं, 1 घंटा 1 मिनट का पूरा भाषण है, नहीं सुना पाऊंगा यहां पे, लेकिन चीन के मसले पे, अमेरिका के मसले पर भी राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन खासकर चीन की तारीफ राहुल गांधी ने अगर की है तो ये बात बीजेपी को नागवार गुजर रही है। कहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की, कहीं कह रहे हैं कि कश्मीर में राहुल को आतंकी दिखे तो उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी, क्योंकि अभी जो कह रहे थे राहुल गांधी मिलिटेंट की बात कर रहे थे, तो इसकी सूचना क्यों नहीं दी। हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, संबित पात्रा को भी आप जानते हैं, अनुराग ठाकुर को तो आप बिल्कुल ही जानते होंगे। ऐसे तमाम नेताओं को दोस्तों राहुल गांधी को घेरने में अब लगा दिया गया है और पूरी उम्मीद है कि जब मोदी जी किसी चुनावी भाषण के लिए जाएंगे तो वो विदेश जाकर राहुल ने क्या कुछ कहा इसका रोना भी रोएंगे। लेकिन इन तमाम मसलों पर मीडिया में भी रोना रोया जा रहा है और उसका जवाब कांग्रेस की तरफ से आज आया है, जब कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी बात रखी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस रोज करती है, आपको पता ही है, अकेली पार्टी है जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत उन तमाम बातों का जवाब दे रही हैं जो कल से लेकर आज तक, अभी तक जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, मीडिया में कहीं न कहीं निगेटिव छवि बनाने की कोशिश हो रही है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। राहुल गांधी जी ने कहा अपने व्याख्यान के दौरान कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा करते हुए कश्मीर पहुंचे तो कश्मीर में हिंसा का माहौल है, कश्मीर में इंसर्जेंसी है, क्या सरकार इससे नकार सकती है? यह अलग बात है कि पूरी की पूरी सरकार, पूरा तंत्र एक पिक्चर का प्रमोशन करेगा, लेकिन कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाएगा और उस पर सरकार एक शब्द नहीं बोलेगी। 6 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, एक बार उनसे चर्चा नहीं की जाएगी। कश्मीरी पंडितों ने हमें आकर जो कैमरा पर कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैनन फॉडर और वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, हमारे लिए मोदी सरकार कुछ नहीं करती, यह असलियत है, यह सच है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा करते वक्त जब कश्मीर पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने हमसे कहा कि आप यहां मत चलिए, यहां पे असुरक्षा है, आपके ऊपर हैंड ग्रेनेड पड़ सकते हैं। लेकिन इन बातों के बावजूद उन्होंने कश्मीर में चलना कबूल किया, वो कश्मीर में चले और वो आगे कहते हैं कि तिरंगे के सैलाब को देखकर मुझे समझ आ गया कि जहां अहिंसा होगी, जहां मोहब्बत होगी, जहां प्यार होगा, वही विश्वास होगा। मुझसे लोगों ने कहा कि हमें लगा आप हमारी बात सुनने आए हैं, इसलिए आप यहां पर सुरक्षित हैं, और मैं सलाम करती हूं ऐसे जज्बे को। और उस पर भी, और इस पर मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगी, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा अपनी फोटो को दिखाते हुए, There is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb. आपके साथियों को, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर गण को बाय अ कार बॉम्ब, इन अ कार बॉम्ब समझ में आता है। अगर ट्रांसलेशन आप गलत कर रहे हैं तो मेरे नेता के खिलाफत आप ये नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा 40 सैनिक जहां पर मारे गए, एक कार बॉम्ब से 300 किलो आरडीएक्स जब आया और 400 जवान वहां पे मारे गए, उस स्थल पर जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। इस बयान पर भी आप राजनीति करिएगा, इस बयान पर भी आप ओछी, गंदी, अमानवीय राजनीति करिएगा। आप भले पुलवामा ना गए, और मैं कहना नहीं चाहती थी, जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत होती है तो अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते रहते हैं। हमने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते हैं और इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री मैन वर्सेस वाइल्ड जिम कॉर्बेट में बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग करते रहते हैं। तमामों घंटे के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शूटिंग नहीं रोकी, और जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत हुई तो प्रधानमंत्री को कोई उनकी शूटिंग से डिस्टर्ब नहीं कर पाया था। हमारे नेता ने जाके वहां पर पुष्प अर्पित किया, आप उस पर हमें बोलेंगे, इस पर तो हम आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो अपना पक्ष रखते हुए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता
सुप्रिया श्रीनेत, आप सुन रहे थे राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ बताया जा रहा है, ये तमाम बातें यहाँ रख रही हैं। और राहुल की आलोचना, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों कि राहुल की आलोचना बीजेपी करे ये उसकी मर्जी है, लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब बीजेपी क्यों नहीं देती है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों लोकतंत्र पर मंडराते खतरे, विपक्ष की जासूसी, विपक्ष की आवाज को कमजोर करने की कोशिश जैसे आरोपों पर बीजेपी जवाब देने से कतरा रही है। वैसे राहुल गांधी अब ब्रिटिश संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। जी हां, ये बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, राहुल गांधी ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी अब संबोधित करेंगे और इसके अलावा लंदन में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा लेंगे और इसके साथ साथ लंदन में उद्यमियों से मुलाकात भी राहुल गांधी करेंगे। ये कार्यक्रम भी है। राहुल गांधी जाने माने थिंक टैंक चैथम हाउस में भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखने वाले हैं। इन तमाम मुलाकातों और आयोजनों में राहुल गांधी देश के मौजूदा हालात पर बात करेंगे, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर पहलू पर बात होगी। देश के मीडिया के एक बड़े वर्ग में फिलहाल बीजेपी के साथ मिलकर राहुल विरोधी कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अब यह देखना होगा कि राहुल के अगले कुछ दिनों के कार्यक्रमों को किस तरह देश विरोधी बनाकर यह मीडिया परोसता है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि किसी भी तरह राहुल गांधी को देश विरोधी बताया जाए। लेकिन क्या बीजेपी की यह कोशिश कामयाब हो पाएगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सच्चाई लोगों ने देख ली है। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी को गलत साबित करने के और कितने हथकंडे अपनाएगी बीजेपी। क्या राहुल गांधी की विदेश में धूम से बीजेपी को झटका लगा है? क्या राहुल का नया वार बीजेपी को टेंशन में डाल चुका है? सारे सवाल आपके सामने हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल, आज वीकेंड है, जी हां शनिवार है, आप सब जानते हैं, और एक बड़ा पैनल मौजूद है और इन सबसे आप को मुखातिब कराता हूं। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। एक अंतराल के बाद हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार करता हूं आपको। हमारे साथ राकेश अचल जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। और बात राहुल गांधी की चल रही है पिछले 2-3 दिनों से, और सबसे बड़ी बात ये कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश को धक्का क्यों देते हैं, देश विरोधी बातें क्यों करते हैं, ये सवाल यहां बीजेपी पूछ रही है। सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो ये सवाल चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां उनका जो बढ़ता कदम है वो कहीं न कहीं यहां धक्का दे रहा है। सबसे पहले आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। राहुल गांधी अब संसद में भी, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जाकर अपनी बात रखने वाले हैं। किस रूप में इसको देखा जाए प्रशांत जी? और ये जो भाषण है राहुल गांधी का, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। कल इस कार्यक्रम में ही, न्यूज पॉइंट में ही उनके भाषण पर बहुत चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, बातें रुक नहीं रही हैं। और कश्मीर का जो अंश है, पुलवामा का जो अंश है, मिलिटेंट वाला जो अंश है, वो स्पेशली 3 मिनट हम आप लोगों को हमने दिखाया, क्योंकि इस पर बहुत बातें हो रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले प्रशांत टंडन जी। जी राजीव जी, मैं राहुल गांधी के भाषण पे बहुत संक्षिप्त अपना बात रखूंगा, क्योंकि वो आप कल कर भी चुके हैं। प्लस वो बड़ा भाषण बहुत एकेडमिक है और वो राजनीतिक भाषण नहीं है, तो उस पे उसके मायने क्या है वो मैं बात रखूंगा, और आजकल की कुछ दिनों की घटनाओं पे बात रखूंगा। लेकिन उसके पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं देश के माहौल पे। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है राजीव जी, कि इस देश में तमाम सारे अंग्रेजी अखबार छपते हैं, हिंदी अखबार छपते हैं, मैगजीनें छपती हैं, थिंक टैंक हैं, प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, तमाम बुद्धिजीवी इस देश में हैं। गांधी ने जो बात रखी है उस तरीके की बातें दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या प्रेस क्लब में या तमाम ऐसी संस्थाओं में, यूनिवर्सिटीज में ये बातें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो संपादक हैं, ये जो बुद्धिजीवी हैं, इनको राहुल गांधी की भाषण समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि बहुत बौद्धिक भाषण था वो, विशुद्ध रूप से इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज थी वो।
अफसोस की बात है कि बुद्धिजीवी इस पे शांत बैठे हुए हैं और ये ट्रोल आर्मी और गाली गलौज देने वाले लोग हावी हैं पब्लिक स्पेसेस में। ये बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी होती है राजीव जी कि अगर देश में कोई गलत विमर्श पैदा हो रहा है तो आप उसको ठीक करेंगे, आप सच्चाई के साथ खड़े होंगे। मैंने 32 साल का मेरा पत्रकारिता का करियर है राजीव जी, मैंने इतने रीढ़ विहीन और इतने ढुलमुल और इतने कायर बुद्धिजीवी देखे नहीं जितने आज दिख रहे हैं। तो मेरी ज्यादा जो परेशानी है वो ट्रोल आर्मी, गाली गलौज, जो व्हाट्सएप पढ़ते हैं जिनको समझ में नहीं आता, अंग्रेजी का भी ज्ञान सीमित है, उनको राहुल गांधी की बातें समझ में नहीं आएंगी, हरगिज़ समझ में नहीं आएंगी। लेकिन इन लोगों को समझ में आ रही है जो बुद्धिजीवी हैं। तो ये शांत क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस चाहे बहुत जहरीला एक कार्यक्रम चलाया, नितांत झूठ और बिल्कुल एकदम बेसिर पैर की बातें, गाली गलौज तक की भाषा को उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। वो चैनल के बड़े लोग तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़े हैं इस देश के। उनको क्या राहुल गांधी का भाषण समझ में नहीं आया? क्या उनकी सहमति के बगैर ये गाली गलौज का अभियान उनके चैनलों पे या मीडिया हाउसेस में चल रहा है? मैं नहीं मान सकता। तो कहीं कुछ और है जो गड़बड़ है, कुछ इसमें लेन देन है, कुछ गड़बड़ है, कुछ और बातें हैं। अब मैं आता हूं जी कि हम राहुल के भाषण पे जो कीचड़ उछाली जा रही है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। भारत जोड़ो यात्रा आपने जिक्र किया कि बेहद सफल भारत जोड़ो यात्रा रही। उसके बाद आप देखिए अभी G20 की 2 बैठकें खत्म हुई हैं, वित्त मंत्रियों की और विदेश मंत्रियों की। भारत के पास रोटेशनल अध्यक्षता है G20 की। दोनों बैठकों में ज्वाइंट कम्युनिके यानी साझा बयान यूक्रेन पे जारी नहीं हो पाया। क्यों जारी नहीं हो पाया? क्योंकि शब्दों के चयन पर विवाद था। मोदी सरकार किसके साथ खड़ी हुई वहां पे? चीन के साथ, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि वो युद्ध शब्द इस्तेमाल हो यूक्रेन पे, और रूस भी नहीं चाहता था। तो दुनिया के बाकी देश G20 में एक तरफ और चीन और भारत और रूस एक तरफ, और उसके फौरन बाद क्वाड की मीटिंग हुई। क्वाड के विदेश मंत्री भी यहीं पे थे, और क्वाड की मीटिंग में रूस चीन नहीं है। वहां यूक्रेन पे साझा बयान जारी हो जाता है। तो ये दिखाता है ना कि कहां आप झुक रहे हैं, कहां साठगांठ है। आप राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं, दुनिया देख रही है। उसके बाद G20 के लोग, विदेश मंत्री, जो दुनिया के ताकतवर देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी हैं उसमें अधिकांश, उन देशों के विदेश मंत्री दिल्ली में हैं, और ये आरएसएस संबंधी लोग बुक फेयर में जाके बाइबल पे हमला कर रहे हैं। क्या तस्वीर पेश करना चाहते भारत की आप? क्या वो इमेज लेके जाएंगे और अखबारों में सुर्खियां पड़ी होंगी उन विदेश मंत्रियों ने? तो अब उसके बाद आप देखिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है जिस पर इनकम टैक्स का सर्वे छापा जो भी कहें वो हो जाता है। दुनिया भर उसके आलोचना करती है। ब्रिटिश की संसद, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में वो मामला उठता है। अडानी के ऊपर जो हो रहा है वो आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, तो उसकी जांच हो जाए। इन सब के असर आप राहुल गांधी पे हमला करके आप ठीक करना चाहते हैं। दुनिया देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं भाई, और उसके ये कर रहे हैं। उसके बाद जैसा और
एक और बहुत शर्मनाक बात आज ही हो रही है सोशल मीडिया पे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, उनको ऊपर भी सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी के समर्थक गाली गलौज का कैंपेन चला रहे हैं। कई सारे ब्लू टिक जो हैंडल से वहां से चल रहा है, उनको भला बुरा कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने नफरत के खिलाफ बात कही है। यानी जो भी व्यक्ति देश में नफरत के खिलाफ बात करेगा, जो भी व्यक्ति इस देश में संविधान की बात करेगा, जो भी व्यक्ति इस देश में भाईचारे की बात करेगा, उसके खिलाफ ये 2-4 टीवी चैनल, ये व्हाट्सएप पे पढ़ने वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग, ये ट्रोल आर्मी, ये लफंगे, शर्म आ रही मुझे ऐसे शब्द इस्तेमाल करने में, लेकिन कोई और शब्द नहीं है इनके लिए। वो लोग गाली गलौज का अभियान चला देंगे पूरे देश में, तो कहां जाएगा लोकतंत्र? और राहुल गांधी ने, राजीव जी, क्या ऐसी बात कही वहां पे इंग्लैंड में जाकर जो भारत के संविधान के विरुद्ध में भारत के संविधान के दायरे में बात की उन्होंने। अगर उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, तो जो व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ते हैं उनको मैं बता दूं कि भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद, जहां से भारत का संविधान शुरू होता है, वो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत का संविधान यहां से शुरू होता है। और राहुल गांधी ने जो बात कही, मैं बस थोड़ी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, बाकी साथियों को सुनूंगा, कि जो दुनिया का लोकतंत्र का, दुनिया का सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम, ये समझने की बात है। वो तमाम तरीके के पॉलिटिकल फिलॉसफीज, पॉलिटिकल सिस्टम तैयार करता है। और राहुल गांधी वहां पे, क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूं, पॉलिटिकल साइंस को करीब से देखता हूं, तमाम स्कॉलर्स को पढ़ता हूं, दुनिया भर के स्कॉलर्स की बातें सुनता हूं, ऐसी तमाम सारी वेबिनार और सेमिनार में जाता हूं, पेपर्स पढ़ता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने भविष्य के लोकतंत्र की जो तस्वीर रखी है, वो एकेडमिक सर्किल में बात नहीं हो रही थी उस पर। ये भविष्य का राजनीतिक मॉडल वो रख रहे थे। अभी तक लोकतंत्र को क्या कहा जाता था? लोकतंत्र को कहा जाता था कि व्हाइट मैन्स बर्डन, एक लग्जरी है जिसको सब्सिडाइज किया जाता है। बिल्कुल, कोई ड्राइंग रूम में रखने वाला गमला है ये। राहुल गांधी ने कहा कि फ्यूचर का बिजनेस बगैर लोकतंत्र के नहीं हो सकता। लोकतंत्र को उन्होंने बिजनेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जोड़ा है। ये दुनिया के लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर है। गर्व होना चाहिए भारत के लोगों को इस पे। और उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने चीन की और अमेरिका के सिस्टम की बात की। चीन की तारीफ नहीं की उन्होंने, एक ग्लोबल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ग्लोबल सिस्टम में प्रोडक्शन, इकोनॉमी, सरकारें चलती कैसे हैं। एक चीन का सिस्टम है, एक अमेरिका का सिस्टम है। उस दोनों सिस्टम की वो बात कर रहे हैं जिसमें चीन का रेफरेंस आया जी। वो चीन के साथ उस तरह से नहीं खड़े हुए जैसे कि G20 में खड़े हो गए आप जाके युद्ध शब्द इस्तेमाल करने पर, यूक्रेन के मामले पर। तो कुल मिला के देश के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है अगर ऐसा हो रहा है। और यहां बैठे हुए हमारे जो बाकी बुद्धिजीवी साथी हैं और बाकी जो देश के बुद्धिजीवी हैं, हम लोगों का फर्ज है राजीव जी कि इस देश के सामने सच्चाई को रखें। अगर सच्चाई नहीं रख सकते तो आप बुद्धिजीवी नहीं हैं, फिर लिखना पढ़ना छोड़ दें आप। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई जो है, बड़ा सच आप सामने रख रहे हैं और बुद्धिजीवियों को चाहिए कि जो सच है वो सामने लेकर आए। लेकिन यहाँ पर सच के ऊपर जो काला पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, इसे छिपाने की जो कोशिश हो रही है, उसके तह में जाने की हम यहाँ इस चर्चा में कोशिश करेंगे। आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास। किस रूप में आप देखती हैं मीनू जी, एक तरफ राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं और जो
प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं, या राहुल गांधी के पूरे 1 घंटे 1 मिनट के भाषण को आप सुनिए और उसके बाद जो सवाल जवाब का सेशन है उसको भी सुनिए, तो उन्होंने हर बात को बहुत ही साफगोई के साथ रखा है और एक बहुत शानदार लेक्चर, बहुत शानदार अगर कहें तो एक बुद्धिजीवी के तरफ से जो पेश होना चाहिए वो इन्होंने पेश किया है। देश की एक अलग अच्छी तस्वीर पेश करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर दिखाई जा रही है। इस तस्वीर को लेकर के और हमारे देश के जो एक बड़ा वर्ग है जो सो कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र है, वो इसे भी आगे बढ़ा रहा है। किस रूप में आप देखती हैं? क्या इस ढंग से अगर चलता रहा तो मीनू जी बुद्धिजीवी अपनी बात रखना छोड़ दें? राहुल गांधी के बारे में यह भी कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं की तरफ से, बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से, कि आखिर किसने राहुल गांधी को बुलाया? क्या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने बुलाया था या खुद राहुल गांधी चले गए? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। अगर सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब भी तो आना चाहिए ना। क्या कहेंगी आप? सारा मसला जो है, जो मेरी समझ में आया है मोटा मोटा, लेक्चर के बारे में तो सुबह प्रशांत टंडन जी ने बहुत अच्छे से उसका बहुत अच्छा विश्लेषण कर दिया है। जो व्यवहारिक तौर पे जो इस टाइम ये सोशल मीडिया पे इन्होंने चला रखा है, धमाल मचा रखा है, इसका मेरा मोटा मोटा समझ में यह है कि ये एहसास कमतरी बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का और पूरी ट्रोल आर्मी का, वो एक बड़ी तरह से हिलोरे मार रहा है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उभर के आ रहा है बार बार। क्यों? क्योंकि नंबर 1 तो ये सिद्ध हो गया कि ये पता चल गया दुनिया को कि ये व्यक्ति राहुल गांधी नाम का जो व्यक्ति है, ये विश्व की एक महानतम यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से एमफिल है। वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री धारी नहीं है, एमए की डिग्री धारी नहीं है, वो उसकी डिग्री सच्ची है और उस इंस्टीट्यूशन से वो पास आउट हुआ है, एमफिल किया है उसने। तो उससे क्या होता है कि नरेंद्र मोदी जी की छवि एक भड़बड़ा के गिर जाती है कि भाई जिस आदमी को आपने बेवकूफ साबित करने में पूरा करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च दिया, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार, पूरी एजेंसीज, पूरा सांसद, विधायक सब लगे हुए, राज्य सरकारें राहुल गांधी को बदनाम करने में, दुनिया को यह पता चल गया कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल है, जो कि अभी तक मोटा मोटे तौर पे आम आदमी को नहीं पता था। ऊपरी तौर पे पता था जो जानकारी रखने वाले लोग हैं, पर लेकिन 90% लोगों को नहीं मालूम था कि राहुल गांधी एमफिल है कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज से। तो ये जो इन्होंने, दूसरा बात ये हुई है कि अब राहुल गांधी एक तो वहां लेक्चर दे रहे हैं, दूसरी बात जो आप अभी बताया आपने कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा भड़बड़ा के गिर गया मोदी जी का विश्व गुरु का महल। ये ट्रोल आर्मी और वो जो वो तो ये कहते हैं कि मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। देखो, मोदी जी को पहली बार यूएस सेनेट में बुलाया गया, यूएस हाउस में बुलाया गया है बोलने के लिए, या हाउस ऑफ कॉमन्स में मोदी जी ने पहली बार भारत का प्रधानमंत्री बुलाया गया। अरे यहाँ राहुल गांधी बुलाया जा रहा है, हु इज नाइदर द प्रधानमंत्री नॉर द लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट। ना वो प्रधानमंत्री है, ना अपोजिशन का पार्लियामेंट में लीडर है। वो उस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, और जिस वक्त राहुल गांधी पार्लियामेंट से भाषण देंगे, तब आप देखिए इनके कैंप में क्या खलबली मचेगी। क्या मालूम क्या क्या तैयारियां हो रखी हो, क्या क्या असला तैयार हो रहा होगा आज। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि ये सारा जो झगड़ा पैदा हुआ, राहुल गांधी पिछले कई समय से जा रहे हैं विदेशी यूनिवर्सिटीज में, और मैं हर बार कहती हूँ, लिखती भी हूं उनको कि भाई आप इसको या तो रिलीज ना करें, वीडियो को रिलीज करें तो विद हिंदी सबटाइटल्स जरूर कर दें, क्योंकि ये हिंदी पट्टी में फैली हुई है ये गोबर सारा। तो उसमें अगर हिंदी पट्टी में के साथ अगर इसके सारे पोर्शन ना भी करें, तो कुछ जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको हिंदी सबटाइटल्स के साथ रिलीज करते, या उसका टेक्स्ट साथ साथ रिलीज करते। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के मीडिया विभाग में ट्रांसलेटर्स नहीं है, नहीं भी है, हमको भेज दीजिए, हम कर देंगे, इतना समय हम दे सकते हैं। तो वो क्योंकि क्या है, देखिए ये सारी, और जो इनका जो ट्रोल आर्मी है वो इसीलिए सफल भी हो पाई इस मैसेज, गलत मैसेज कन्वे करने में, कि राहुल गांधी चीन की प्रशंसा कर रहे हैं, राहुल गांधी पुलवामा की मजाक उड़ा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कुछ उन्होंने कहा है वो कैसे कह दिया। क्योंकि आम जो आदमी है, जो हिंदी पट्टी का, जो गोबर पट्टी के जो लोग हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं।
देखिए इंग्लिश भी वो बहुत ऐसी इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं कि जो आप और जो एक नॉर्मल आदमी को समझ में आ जाए, जो भाई सड़क के लोग हैं। जो देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि सबको हिंदी समझ में आए, और कोई ये भी नहीं है कि आनी चाहिए सबको इंग्लिश समझ में, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारी मातृभाषा हिंदी है और उसके अलावा अन्य भाषाएं हैं राज्यों की। लेकिन क्योंकि विदेश में जाके इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो ये कांग्रेस को आइंदा ध्यान रखे। आज सुप्रिया चिनेत को नहीं आना पड़ता अगर हिंदी में सबटाइटल्स इसके साथ जारी होती है डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि देखिए टाइम लेके जारी किया है पूरी फिल्म को उन्होंने। ऐसा नहीं है कि जो वीडियो जो है वो लाइव जारी नहीं हो रहा था, और अगर लाइव भी जारी हो रहा होता है तो बहुत ही करने वाले लोग, आपके पास तो टेक्नोलॉजी का ऐसा तो नहीं है कि अकाल है। तो अगर वो हिंदी के आइंदा, मेरा ये रिक्वेस्ट है कांग्रेस के मीडिया विभाग से कि हमेशा ध्यान रखे इस चीज का कि एटलीस्ट हिंदी सबटाइटल्स के साथ मेजर जो उसके पॉइंट्स है उनको उसके साथ जारी करे, तो ये इस तरह का दंगल आपको नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात प्रशांत जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि बुद्धिजीवी शांत है। मैं तो ये कहती हूं कि कांग्रेस के कैंप की तरफ के बुद्धिजीवी भी शांत है। आप देखिए कि जो हर बात पे लिखते हैं वो लोग इस भाषण का कोई उनके बारे में कुछ एक को छोड़ के, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूं, लेकिन वो शांत है। ऐसा तो नहीं है कि उनको समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। तो अगर वो समझाते तो कुछ तो इकोसिस्टम में फैलती वो बात, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कुछ तो फैलती। या भाई ऐसा तो नहीं है कि 2-4 लोगों ने ही ठेका ले रखा है इस चीज का कि वो ही लिखेंगे सब कुछ। भाई आप सभी मदद करेंगे, जिसको कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, तो सभी को उठाना, आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस को अब आगे ये करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने गदर मचा रखा है, इसको इनके आग में घी डालने के लिए कांग्रेस को यहाँ एक इंटेलेक्चुअल्स का एक गोष्ठी आयोजित करनी चाहिए दिल्ली में, इंडिया हैबिटेट सेंटर में, या इस तरह के किसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। वहां बुद्धिजीवियों का जमावड़ा हो और वो इस भाषण को केंद्र में रख के इसकी व्याख्याएं, इस पे का विश्लेषण, गहन विश्लेषण, चिंतन, मनन करें इसके ऊपर। तो ये नहीं किया जाना चाहिए। इनको कुछ तो नया आउट ऑफ बॉक्स इनके लिए सोचना पड़ेगा ना, हथियार सोचना ही पड़ेगा। तो ये मेरा कहना था। बाकी का मैं सेकंड राउंड में मौका मिलेगा। बिल्कुल मीनू जी, सेकंड राउंड में भी आते हैं। बहुत सारी बातें आप रख रही हैं, महत्वपूर्ण सुझाव आप दे रही हैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस को अमल में लाने की जरूरत। इन सुझावों पर अगर ये कांग्रेस के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो शायद कॉग्निजेंस में ले रहे होंगे। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूं कि एक तरफ कैम्ब्रिज में तो जो राहुल गांधी ने भाषण दिया उसके खाल उधेड़े जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी बोलने जा रहे हैं, भाषण देने जा रहे हैं। क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? एक तो राहुल गांधी, जैसा अभी हमारे दोनों वक्ताओं ने, पहले प्रशांत टंडन जी ने, फिर मीनू जी ने कहा कि हाँ ये एक इंटेलेक्चुअल लेक्चर था, और उसके बाद, और हम जानते भी कि राहुल गांधी इंटेलेक्चुअल हैं तो लेक्चर भी इंटेलेक्चुअल ही होगा, पार्लियामेंट में भी देंगे। लेकिन तैयारियां शायद इधर भी जोर शोर से होगी जरूर कि आगे कहां कहां रोका जाए, कहां कहां बांधा जाए राहुल गांधी को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो राहुल गांधी ने अपना कद इतना ऊंचा कर लिया है, ये एक मौके की तलाश थी जहां राहुल गांधी को फिर से डिफेम करने की कोशिश की जाए, और यहां कहीं ना कहीं कितना सक्सेसफुल होती है बीजेपी वो अभी तो नहीं जानता हूं ना, आप सब जानते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहां कांग्रेस को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। क्या कहेंगे इस मसले पे, और थोड़ा सा उस पे भी कि लेक्चर जो राहुल गांधी का है और फिर जो लेक्चर होने वाला, भाषण होने वाला है, उसका इंपैक्ट हमारे देश में, खासकर सत्ता पक्ष पर। राजीव जी, इंपैक्ट पर बात करेंगे उससे पहले जिस तरह देशभक्ति और भारत पर हमला, देशभक्ति की आड़ में सत्ता में बैठे लोग कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर लगा रहे हैं, मुझे एक शेर याद आता है। ये वे लोग हैं जो चीन को झूला झुलाते हैं। प्रधानमंत्री भारत की आजादी के बाद सबसे ज्यादा बार चीन जाने वाले व्यक्ति हैं, 18 बार चीन के राष्ट्रपति रहे हैं, और राहुल गांधी के भाषण में चीन शब्द आने मात्र से उन्हें देश पर
हमला करने वाला बताते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, फूल दुश्मन को दिए जख्म वफादारों को, फूल दुश्मन को दिए जख्म वफादारों को, मुंसिफे वक्त के कानून निराले निकले, बात करने का भी सलीका न था कल जिनको, आज वे लोग बड़े बोलने वाले निकले। जो टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बोलने वाले लोग जो अभी हमारी स्क्रीन पर बीच में दिखाई दे रहे हैं, उनका व्यथित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी डिग्री पर सवाल उठते हैं। उनकी डिग्री उस फॉन्ट में बनी हुई दिखाई जाती है जो फॉन्ट उस वक्त ईजाद नहीं हुआ था। उनकी डिग्री उस विषय में बताई जाती है जिस विषय में समस्त ब्रह्मांड में कोई दूसरा और व्यक्ति नहीं मिल पाता। उनके साथ पढ़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता, कोई शिक्षक नहीं मिलता जो कहे कि हमने इनको स्नातक या परा स्नातक में पढ़ाया है। तो उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। मुझे सचमुच में खेद होता है ये सोचकर कि आने वाली जो आपने घोषणा और कर दी है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी भाषण देंगे, संबोधित करेंगे उसे, तो कितना गहन और अपार दुख हो जाएगा, दुख होगा इन सब लोगों को जो एक ट्रोल आर्मी में तब्दील हो चुके हैं, जो संविधान की शपथ लेने के बावजूद देश के भीतर और देश के बाहर ऐसे कृत्य करते रहे जो सचमुच में देश के सम्मान, देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले होते रहे। आप इंपैक्ट की बात कर रहे थे और अभी प्रशांत टंडन जी और मीनू जी बुद्धिजीवियों की भूमिका पर चिंतित हैं। प्रशांत जी, अभी थोड़ी देर पहले एक तस्वीर मेरे संज्ञान में आई, मैंने अभी सोशल मीडिया पर, फेसबुक और ट्विटर पर डाली है। वो हमारे समय और समाज की पत्रकारिता और बुद्धिजीवियों की भूमिका का आईना है। तस्वीर ये है कि विश्व पुस्तक मेला जो दिल्ली में चल रहा है, उसमें प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पर एक खंड है पूरा, जिसमें ऊपर शीर्षक है पत्रकारिता और मीडिया। उसमें ऊपर से नीचे तक 4 रैक में नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई किताबें रखी है। रैक है, वो खंड है पत्रकारिता और मीडिया। सारी किताबें नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली हैं, जो उनके चंदर बरदाइयों ने लिखी होंगी। और सबसे नीचे 4 या 5 किताबें मुंशी प्रेमचंद की हैं। तो मैंने उसमें यही लिखा है कि मुंशी प्रेमचंद इस नरेंद्र मोदी रासों के बोझ के नीचे दबकर पूछ रहे हैं कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। और आपकी चिंता जायज है प्रशांत जी कि बिगाड़ के डर से बुद्धिजीवियों ने ईमान की बात करना बंद कर दिया है, वरना कोई वजह नहीं है कि बुद्धिजीवी, हो सकता है आप कल चर्चा कर चुके हो, थोड़ा सा पुनरावृत्ति हो सकती है मेरे कहने में, मुझे मालूम नहीं कल आपने इन सब रेफरेंस में ये बातें हैं, आप बिल्कुल रखिए जी। तो रेफरेंस के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बुद्धिजीवियों से जिस जवाब की अपेक्षा प्रशांत जी कर रहे हैं, वो जवाब ये होता है कि देश का अपमान तब होता है जब देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री 2014 से पहले भारत में जन्म लेने को किसी पाप का दंड बताता है विदेश की धरती पर। देश का अपमान तब होता है जब देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री नोटबंदी के बाद अपने हाथों के दोनों अंगूठे घुमाकर कहता है कि घर में शादी है, पैसे नहीं है, घर में शादी है, पैसे नहीं है। तब देश का अपमान होता है, क्योंकि तब देश का प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर यह कहने की कोशिश करता है कि मेरा देश काला धन रखने वालों का देश है, हर गरीब अमीर जिसके घर में शादी है वो चोर है, वो नकली नोट रखने वाला है, वो ब्लैक मार्केटियर है। हमारे देश का अपमान तब होता है, हमारे देश का अपमान तब होता है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ प्रधानमंत्री दूर देश में दुनिया के दूसरे देश की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होकर वहां राष्ट्रपति पद के एक प्रत्याशी के नाम पर वोट मांगते हुए कहता है कि अब की बार ट्रंप सरकार। देश का अपमान तब होता है, देश का अपमान तब होता है जब देश के अंदर संविधान की शपथ लेने वाले लोग देश की राजधानी में गोली मारो सालों जैसे नारे लगाते हैं और मॉब लिंचिंग के आरोपियों का स्वागत सत्कार मालाएं पहनाकर करते हैं, मिठाई खिलाकर अपने सरकारी आवास पर करते हैं। देश का अपमान तब होता है जब बलात्कार में आजीवन कारावास की सजा पाए लोग, बलात्कारी जब जेल से छूट कर आते हैं तो सत्ता में बैठे लोग और उनके अनुषंगिक संगठन उन्हें फूल मालाओं से लाद देते हैं। और उन्हीं में से कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये बलात्कारी नहीं है, संस्कारी है। और वो व्यक्ति जो ये बयान देता है जनता के वोटों से चुनकर फिर विधानसभा में पहुंच जाता है। देश का अपमान तब होता है
जब 2-2 बार सजा पा चुका है एक व्यक्ति हरियाणा में। ये जो आप तस्वीर जो जिसका जिक्र कर रहे थे, ये वही तस्वीर है, आपके ही सोशल हैंडल से लिया है, साभार आपको। और ये जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये वही तस्वीर है। देख लीजिए डॉक्टर साहब, ऊपर से नीचे तक देख लीजिए। पत्रकारिता के खंड में माननीय नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई किताबें हैं। ये किस विधि से पत्रकारिता की किताबें हैं? ये सिवाय चंद्र वरदाई जैसे पृथ्वीराज रासो का पुनर्प्रकाशन है, और नीचे प्रेमचंद सबसे नीचे की कतार में टिके हुए हैं। मैं अपनी बात आगे यहां से बढ़ाना चाहता हूं कि देश का अपमान राहुल गांधी के बयान देने मात्र से नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है, एक छोटा सा गांव है, और इंटरनेट इसकी अंतरराष्ट्रीय चौपाल, एक चबूतरा है। देश के भीतर जो कुछ हो रहा है, जो फहरिस्त मैंने अभी गिनाई, क्या दुनिया के लोग नहीं जानते ये सब भारत में हो रहा है? क्या दुनिया के लोग नहीं जानते कि इस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों के आधार पर अपने ही नागरिकों में भेदभाव करता है? क्या दुनिया के लोग सचमुच नहीं जानते कि चीन के हमले के बाद आज तक देश के प्रधानमंत्री ने चीन शब्द का उच्चारण नहीं किया? क्या दुनिया के लोग नहीं जानते कि पुलवामा हमले की जांच आज तक नहीं हुई है? तो राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा नया रहस्योद्घाटन कर दिया जिससे देश का अपमान हो गया? मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी हो या दुनिया का, भारत का कोई भी नागरिक, अगर वो सचमुच देश के सम्मान के खिलाफ, देश की गरिमा के खिलाफ कोई काम करता है, तो संविधान में जितने कड़े से कड़े कानून हो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी के एक एक बयान पर पूरी सरकार टूट पड़ती है, उससे यही लगता है, जो एहसास से कमतरी मीनू जी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, सचमुच कहीं भीतर बहुत ही असुरक्षा का बोध है व्यक्ति को लेकर, उसके विचारों को लेकर, उसकी सक्रियता को लेकर। क्योंकि अब उन्हें यह लग रहा है कि जो लार्जर देन लाइफ नरेंद्र मोदी की बनाई गई थी, जो भीम का छवि बनाई गई थी, 2014 के चुनाव से पहले जो डिजिटल इमेज बनाई गई थी कि वो एक शहर में भाषण देते थे, 200 शहरों में दिखाई देते थे, उनकी वो जो लेजर इमेज दिखाई देती थी, वो दरक रही है, वो भरभरा कर गिर रही है। और गिरा कौन रहा है? जिसकी छवि को धूल दूसरित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर डाले अब तक 10-15 साल में। इसलिए उनकी चिंता वाजिब है। मैं पुनः यह दोहराना चाहता हूं कि सरकार राहुल गांधी के कहे हुओं का तथ्यों के साथ जवाब देती, प्रामाणिकता से उसका उत्तर देती तो ज्यादा बेहतर था। और प्रमाण यह है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, वो दुनिया में विकास के जो पैमाने, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तय करती हैं, चाहे वो अभिव्यक्ति की आजादी का मसला हो, लोकतंत्र का मसला हो, जीवन स्तर का मसला हो, उन सारे पैमानों पर हम लगातार पिछड़ रहे हैं। राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं विदेश में जाकर कि हमें बोलने की आजादी नहीं है, विपक्ष का नेता बोलता है तो उसे सरकार दबा रही है, तो दुनिया में कौन नहीं जानता कि यहां अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 142वें नंबर पर पहुंच गए हैं दुनिया में। क्या सचमुच राहुल गांधी के बताने से पहले दुनिया नहीं जानती थी? तो बेहतर हो कि सरकार उनके जवाब तथ्यों के आधार पर, तर्क के आधार पर देती। उसके उलट पूरी सरकार लग गई राहुल गांधी को देश पर हमला करने और देश को बदनाम करने वाला बताने के लिए। और अंतिम बात, जब राहुल गांधी की कोई हैसियत ही नहीं है, जब वे कुछ भी नहीं है आपकी नजर में, तो काहे के लिए इतना टाइम खोटी करते हैं आप उनके ऊपर? अनदेखी कीजिए राहुल गांधी के बयानों की। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर आईटी सेल का 2 रुपए वाला उनका कर्मचारी भी दिन रात इसी काम में लग जाता है। देखना होगा कि संसद में, ब्रिटिश संसद में राहुल गांधी के भाषण के लिए क्या तैयारी कर रखी है सरकार और उसके पूरे अक्षोहिणी सेना ने उसकी। जैसे भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से लेकर समापन तक सत्ता की तरफ से किया गया हर हमला बूमरैंग हुआ था, ऐसा ही अब प्रतीत होता है। हो सकता है राहुल गांधी ब्रिटिश संसद में कोई और बड़ी ऐसी बात बोल दें जिसमें से मीन मीठ निकालने का मौका इनको मिल जाए, लेकिन अभी उसका इंतजार करना होगा उनके भाषण का। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल उनके भाषण का इंतजार करना होगा। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। तमाम बातें आप सुन रहे हैं, लेकिन अभी एक बात अभी पूरी हुई नहीं, यानी कैम्ब्रिज में जो राहुल गांधी ने लेक्चर दिया है उस पर अभी बात तो चल ही रही है, लेकिन दूसरी बात निकल आई है, वो ये जिसका जिक्र अभी करते करते डॉक्टर राकेश पाठक जी ने अपनी बात खत्म की है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अब राहुल गांधी बोलने वाले हैं। किस रूप में देखा जाए, क्या और भी
यानी कि अगले सप्ताह भी हम जो चर्चा करेंगे, ये चर्चा हमारी ऐसे ही जारी रहेगी और देश में यहाँ बवाल मचता रहेगा। उबाल हम देखेंगे राजनीति में वैसे ही, और खासकर राहुल गांधी अगर इतने ही जो लास्ट सेंटेंस कह रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी कि अगर राहुल गांधी को फिर आप क्यों लेते हैं कॉग्निजेंस में, अगर राहुल गांधी को जो आप बनाने की कोशिश कर रहे थे वही हैं, तो फिर चर्चा उनकी क्यों? सवाल तो पूछा जाएगा, हम जैसे लोग तो पूछेंगे ही, बाकी पूछे ना पूछे। देखिए राजीव जी, मैं पहले तो निवेदन करना चाहूंगा प्रशांत जी से कि लोकतंत्र की बात करना छोड़ दें। लोकतंत्र इस देश में था 1947 से लेकर 2014 तक। इस देश में धर्मनिरपेक्षता भी थी और लोकतंत्र भी था। अब हम कबीले में परिवर्तित हो गए हैं, अब हम भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो गए हैं। अब हम वहां पे एक भीड़ जिसकी तरफ होती है, जो चारों तरफ से किसी व्यक्ति को घेर लेती है और उसे कूट कूट के मार देती है, उसे कार के अंदर जला देती है, ऐसी भीड़ में हम परिवर्तित हो गए हैं। तो अब हमें लोकतंत्र की बात नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र तो मर गया है इस देश में। अब इस देश में एक तंत्र है, वो तानाशाही है, और एक ऐसा मीडिया है, उनका डिपार्टमेंट, जो ट्रोल आर्मी है और जो वीडियोस को एडिट कर कर किसी को भी बदनाम कर सकता है। तो लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की बात करना छोड़ दें। अगर भगवान ने चाहा तो 2024 में लोकतंत्र स्थापित होगा, और नहीं तो ऐसे ही भीड़तंत्र और कबीले चलते रहेंगे। एक कबीला दूसरे कबीले को मारेगा, और जिस कबीले में जिसका बहुसंख्यक होगा वो कबीला दूसरे कबीले को मारेगा। अब इस देश की एकता, अखंडता 2014 के बाद पूरी तरह से खतरे में है। दूसरी बात, विनोद जी ने कहा कि बुद्धिजीवी कहां हैं। राजीव जी, बुद्धिजीवी अब नहीं रहे। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, आपने भी रक्षा से इंजीनियरिंग की है, पॉलिटिकल साइंस और मास कम्युनिकेशन के यहां लोग बैठे हैं, लेकिन अब हम बुद्धिजीवी नहीं हैं, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। मैंने एंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं की है। आपने इंजीनियरिंग की है, एंटायर इंजीनियरिंग नहीं की है। प्रशांत जी ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, लेकिन वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा। एंटायर पॉलिटिकल साइंस केवल साहब ने पढ़ा है। तो देखिए, प्रश्न यह है कि अब लोकतंत्र खत्म हो गया है। जैसे इनका जो ये ट्रोल मीडिया है वो ये कहता है कि ट्रोल आर्मी ये कहती है किसी पे जांच हो रही है। अरे जांच हो रही है तो करवा लो ना, करवा लो अडानी पे जांच। अगर अडानी ने कोई गलत नहीं किया है, आप कोई छिपाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो जांच करा लो ना। फिर ये कहते हैं कि अगर कोई शिकायत है तो एफआईआर लिखाओ। राहुल गांधी जब देश में वापस आए, उन पर रेड करा दो, उनको अरेस्ट कर लो देशद्रोही के मुकदमों पे, धाराओं पे, अगर उन्होंने कोई गलत बात कही है तो। पूरा विश्व देख रहा है हमको, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी देख रहा है, और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं पूरा विश्व उसको सुन रहा है। और अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं तो कहूंगा भक्तों से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में साहब को बुलाएं और उनकी टॉक करा दें, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर के बिना टॉक कराएं, क्वेश्चंस होने दें, लोगों को प्रश्न व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही करा लें, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन हो, वन वे कम्युनिकेशन ना हो, और वो प्रश्न न पूछे जाएं आम आप चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं। आप जैसे पत्रकारों को, टंडन साहब जैसे पत्रकारों को और पाठक जी से पत्रकारों को, बाकी जो यहां बड़े वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, सब आप बैठे और आप प्रश्न पूछें, वो जवाब दें, और उसके बाद ये निर्णय जनता ले। तो देखिए, देश की जनता भी देख रही है, जो तमिलनाडु में उन्होंने दिखा दिया, महाराष्ट्र में दिखा दिया, वेस्ट बंगाल में दिखा दिया। जनता ऊब चुकी है इस भीड़ तंत्र से। और जो राहुल गांधी ने कहा, कश्मीर जब वो निकले थे, लोगों ने कहा था कि आप पे ग्रेनेड फेंके जाएंगे, वहां पे फूल बढ़ाए गए, और उग्रवादी पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए थे, वो भी चुपचाप खड़े थे, क्योंकि प्रेम की भाषा ऐसी भाषा होती है राजीव जी, जो महात्मा गांधी ने, महात्मा बुद्ध ने, महावीर ने, गुरु नानक ने, जीसस क्राइस्ट ने, सब परमेश्वरों ने, सब इष्टों ने इस देश को संदेश भी दिया है, और इस गंगा यमुना में सबका वो संदेश बहता है। उग्रवाद ये हमारे नस्ल में नहीं है, ये हमारे गोत्र में नहीं है, ये हमारे नसों में नहीं है, हमारे खून में नहीं है। आपने बहुत ज्यादा
कर लिया, प्रलाप कर लिया, झूठ बोल लिया, ट्रोल आर्मी से बदनाम कर लिया। हम जैसे लोग जो एंटायर इंजीनियरिंग नहीं किए, हम जैसे मूर्खों से आप सहते रहे, उनको बदनाम करते रहे, उन्हें परेशान करते रहे, उन्हें अपशब्द करवाते रहे लोगों से, हमको धकेल के व्हाट्सएप और फेसबुक से बाहर किया गया। लेकिन अब समय बदलेगा, अगर बदलेगा और लोकतंत्र को बचाना है जनता को, तो 2024 में जनता को निर्णय लेना है। इसी तरह के भीड़ तंत्र में जहां जिसकी भीड़ होगी वो दूसरे को मारेगा, या तो ऐसा शासन चुनना है या ऐसा शासन चुनना है जहां प्यार होगा, सद्भाव होगा, संभाव होगा और कोई उग्रवाद और दंगा फसाद और धार्मिक विद्वेष राजीव जी नहीं हो। जी जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं और खासकर राहुल गांधी की जो यात्रा, ब्रिटेन की यात्रा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कुछ कह दिया वहां कि हिंदुस्तान में खासकर सत्ता पक्ष को परेशानी हो रही है। सत्ता पक्ष इस पर राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से जवाब मांग रहा है। पेगासस यानी जासूसी का मसला हो, उस पर भी राहुल गांधी ने खुलकर अपनी बात कही। राहुल गांधी ने पुलवामा के मसले पर भी अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने चीन और अमेरिका के संदर्भ में भी अपनी बात रखी और डेमोक्रेसी को लेकर के भी बहुत सारी बातें रखी हैं। लेकिन राहुल गांधी ये भाषण वहां, ये लेक्चर कहें, वहां दे रहे थे जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़कर निकले हैं। देखिए, मजेदार तथ्य दोस्तों ये है कि राहुल गांधी की 3 पीढ़ी यानी जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और राहुल गांधी तीनों इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। तो एक ये तथ्य भी है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बाद अब ये चर्चा अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि एक खबर और आ गई। वो खबर ये कि राहुल गांधी अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण देंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण की खबर जैसे ही आई है, हिंदुस्तान में फिर नाक भौं सिकोड़ने वाले लोग जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। समझना चाहता हूं सीधे आकर राकेश अचल जी आपसे कि अचल साहब, राहुल गांधी क्या दोहरा वार कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी को लेकर के कहा जा रहा है अंग्रेजों की धरती पर जाकर के वो अनाप शनाप कह रहे हैं? क्या राहुल गांधी अंग्रेजों की धरती पर, हमारे देश में G20 की बैठक में बहुत सारे अंग्रेज आए हुए हैं, चाइनीज भी हैं, दूसरे देशों के लोग भी हैं, अंग्रेज भी हैं, और यहां हमारे यहां कहा जा रहा है अंग्रेजों की धरती पे। किस रूप में देखा जाए? एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम यहां बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री, उसी बीबीसी वाले अंग्रेजों की धरती पर, ये सब कोटेड, ये सब कोई भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अगर कोई मेरे से प्रमाण मांगे तो मैं प्रमाण दे दूंगा कि कौन कहां, भाजपा का प्रवक्ता कहां क्या कह रहा है, शब्दशः कह रहा हूं यहां पे क्या कुछ कहते हैं। और हमारा कोई लेना देना ना भाजपा से है ना ही कांग्रेस से है, लेकिन एक निष्पक्ष और खासकर जो बातें होती हैं उन बातों की समीक्षा करना, विश्लेषण करना हमारा फर्ज है। वही फर्ज यहां निभा रहे हैं। आपसे समझना चाहता हूं कि ये क्या कुछ चल रहा है हमारे देश में। अगर विपक्ष का नेता जो है वो बाहर जाता है तो परेशानी होती है, मुंह खोलता है तो परेशानी होती है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई और कुछ बोलता है तो फिर सब सन्नाटा छा जाता है, कोई उस पर कुछ नहीं बोलता, चूं तक नहीं बोलता है। जो बोल रहे हैं साहब बिल्कुल सिर झुकाकर सब कुछ सही है। राजीव जी, देखिए, बात तो शुरू होती है यहां से कि इस देश के बाहर माननीय प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई किसी को पहचाना जाता है भारत के प्रतिनिधि के रूप में तो ये गांधी है। राहुल गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो और कोई भी, महात्मा गांधी तो पहले से ही पहचाने जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनके नेताओं को कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय, जो दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 पर है, बुलाते नहीं, क्योंकि वहां कोई जाके पढ़ा नहीं, और जो पढ़े हैं वो उस लायक नहीं है कि जो देश को का प्रतिनिधित्व कर सके, के सामने देश की जो मौजूदा तस्वीर है उसको रख सके। राहुल गांधी का भाषण ये पहली बार नहीं हुआ है कैम्ब्रिज में। मैं लगभग 3-4 भाषण राहुल के सुन चुका हूं और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि राहुल कैम्ब्रिज में जब जब बोले हैं उन्होंने अलग से और अप्रासंगिक कोई बात नहीं की है। जो तस्वीर जब जैसी रही हिंदुस्तान की वैसी उन्होंने रखी। अब रहा सवाल है कि राहुल गांधी के ताजा बयान पर, जो संभाषण पर सरकार और सरकारी पार्टी परेशान क्यों है, तो सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि इसका उत्तर ना वो संसद में देते हैं, ना सड़क पर देते हैं, रैलियों में भी नहीं देते हैं। और जब अमेरिका या इंग्लैंड या चीन जहां भी जाते हैं वहां भी नहीं देते।
वहां भी प्रायोजित भीड़ होती है। वहां उनसे, जैसे हिंदुस्तान में कोई पत्रकार सवाल नहीं कर सकता, बाहर भी कोई सवाल नहीं कर सकता, सवालों से बचते हैं, कभी पत्रकार वार्ता वहां भी नहीं करते। तो ऐसे में राहुल के कहे शब्दों को वो मिटाएं कैसे? तो आपने बता दिया कि पूरी टीम लगी हुई है, और राकेश पाठक जी ने भी बताया कि किस तरह के लोग लगे हुए हैं। तो इससे आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस का जो हाल में आपके रायपुर का अधिवेशन हुआ है, उसमें जो नारा दिया है डेमोक्रेसी और फ्रीडम की रिन्यूअल का, सत्ताधारी पार्टी और सरकार इस नारे से डरी हुई है। और ये जो प्रतिध्वनि आप कैम्ब्रिज में सुन रहे हैं और कल को मुमकिन है कि वहां की ब्रिटेन की संसद में सुनेंगे, इसी नारे की प्रतिध्वनि है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी और फ्रीडम के रिन्यूअल की बात हो क्यों नहीं आखिर? इसीलिए हो रही है ना कि ये दोनों खतरे में है। स्वामी जी बहुत डरे हुए हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र की बात मत कीजिए। मैं कह रहा हूं लोकतंत्र मरा नहीं है और मर भी नहीं सकता, उनकी कोशिश हो सकती है, और वो कोशिश पिछले 7-8 साल से हो रही है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जब राहुल ऐसे लोग कैम्ब्रिज में या ब्रिटेन की संसद में बोलेंगे, या आप जैसे बुद्धिजीवी दूसरे मंचों पर जाकर बोलेंगे, तो लोकतंत्र को ऐसा कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन खतरा इसी बात का है कि क्या सरकारी पार्टी और सरकार राहुल गांधी के इन तंजों को, इन वारों को आसानी से हजम कर पाएगी? इसका बहुत ज्यादा प्रभाव चुनाव पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो भाषण कैम्ब्रिज में दिया है वो इतने ऊंचे स्तर का है कि वो चुनावी भाषण के लायक है ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी जिस सहजता से चुनावी भाषण करते हैं, जिस सहजता से भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से बात करते हैं, उस सहजता से लोग डरे हुए हैं। और वो लोग डरे हुए हैं जिन्हें कि अब कुछ ही महीनों बाद फिर से अग्नि परीक्षा में जाना है। अभी आपने देखा पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है कि उनकी सरकारें बन गई, जबकि पता चला कि एक राज्य में आपके पास 2 सीटें हैं, एक राज्य में आपके पास 10 सीटें। आप सत्ता बनाने में भागीदार हो सकते हैं, सत्ता बनाने के लायक जनमत आपको ना पहाड़ की जनता दे रही है, ना मैदान की जनता दे रही है। आपने जहां मैदान में, मैदानी राज्यों में सरकार बनाई, कैसे बनाई दुनिया जानती है। जोड़ तोड़ से बनाई, खरीद से बनाई, जुगाड़ से बनाई, गिरा के बनाई। लेकिन जनता का आदेश देकर के कोई सरकार पिछले कई वर्षों में किसी राज्य में नहीं बनी, बिहार में नहीं बनी, बंगाल में नहीं बनी, दिल्ली में नहीं बनी। तो अब देश में 2024 में सरकार कैसे बने, इस बात से डरे हुए लोग राहुल गांधी की परछाई तक से डर रहे हैं, उनकी जो भाषण है उसकी अनुरूप से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खौफ सिर्फ राहुल गांधी से, उन्हें नीतीश कुमार से खौफ नहीं है, उन्हें ममता से खौफ नहीं है, उन्हें बहन दूसरी मायावती से खौफ नहीं है, किसी से खौफ नहीं है। प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी हैं, दुनिया के बाहर उन्हें मान्यता है, दुनिया के देश के भीतर उन्हें मान्यता है। ये ठीक है कि अभी चुनावी गणित में वो कई बार फेल हो जाते हैं, लेकिन डरी हुई सरकार को, डरी हुई सरकारी पार्टी को कैम्ब्रिज का भाषण बिल्कुल आंख में किरकिरी की तरह चुभ रहा है। और ये अच्छी बात है। लोकतंत्र के रिन्यूअल और फ्रीडम के रिन्यूअल के लिए ऐसे भाषणों की जरूरत है। बुद्धिजीवी दे, कांग्रेसी दे, कोई भी दे, जरूर दे। और सिर्फ इसीलिए राहुल गांधी का मैं प्रशंसक हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, ना मुझे ये चिंता है कि कांग्रेस के कैसे रणनीति बनाए, कैसे लड़ेगी, अपने आप लड़ेगी, वो नहीं लड़ेगी, जनता लड़ेगी। लेकिन राहुल जैसे लोग, सच बोलने वाले लोगों की आज जरूरत है, और ये जरूरत आगे भी बनी रहेगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। क्या असली डर जो है वो लोकतंत्र शब्द से है? असली परेशानी डेमोक्रेसी से है? डेमोक्रेसी वर्ड जिसको लेकर राहुल गांधी जाते हैं, जिस पर बात करते हैं, बोलते हैं, खुद भी बोलते हैं और कहते हैं कि आप भी बोलो, यहीं से शुरुआत होती है। क्या कुछ आप देखते हैं? सही बात तो ये है राजीव जी कि भारत के लोगों को लोकतंत्र की समझ ही नहीं है कि लोकतंत्र एक कितना उदार शब्द है। लोकतंत्र में बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, लोकतंत्र में सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम उस इंग्लैंड की धरती को देखें जहां पर इन्होंने अपनी बात कही राहुल गांधी ने, तो वह धरती जो है वह लोकतंत्र की एक तरह से जन्मदात्री ही है, जहां पर
आज से कई साल 100 साल पहले जब मैग्ना कार्टा जब जो था नागरिकों का जो हक है वो क्या हो, वहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई। और आपको एक बात बताऊं राजू जी कि वहां पर एक हाइड पार्क है लंदन के अंदर, जो 4 रॉयल पार्क्स में से एक है। वहां पर उसके एक कोने में स्पीकर्स स्टोन या स्पीकर्स कॉर्नर कहा जाता है। वहां पर यह परंपरा है कि जो भी व्यक्ति चाहे वहां जाए, अपनी बात कहे। गुप्त भाषण का वो एक बहुत छोटा सा एक कोना है, वहां एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पर आप खड़े होइए, आपको दुनिया के जिस विषय पर बोलना है आप बोलिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। और वो जो जगह है की बात, उसमें लोकतंत्र के लोग भी करेंगे, मानवाधिकार के लोग आके, कॉमेडियंस आएंगे, सब आएंगे। हालांकि 1-2 बार वहां समस्याएं तब हुई थी जब रॉयल फैमिली के ही बारे में किसी ने कुछ लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था, तो उसको उस रॉयल स्टोन को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन जनता की मांग पे वो फिर से शुरू हुआ। आपको याद होगा कि अब जैसे अब बहुत लोगों ने बताया, हम सब जानते हैं, हम एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था में रह रहे हैं कि जहां कोई भी देश जो है वहां की सीमाएं जो है वो देश की सीमाएं बहुत ही संकीर्ण हो गई हैं और एक नाम मात्र की रह गई हैं। यूरोप में तो लगभग वो सीमाएं खत्म ही हो गई हैं, जहां जहां उदार लोकतंत्र है और जहां पर लोकतंत्र के तरीके से जीने का वास्तविक सलीका है, वहां पर ये है। और यूके की ही अगर बात करें, इंग्लैंड की ही बात करें, तो भारत के स्वतंत्रता का जो आंदोलन है उसका भी प्रचार करने यहीं से लोग जाते थे और बाकायदे न केवल इंग्लैंड बल्कि पूरे यूरोप में जाके बात किया करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ बातें करते थे। हाल की एक घटना बताऊं आपको, शशि थरूर ने ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में जाके भाषण दिया और वो इतना जबरदस्त भाषण था। उस भाषण का विषय ही यही था कि किस तरीके से अंग्रेजों के उपनिवेशिक राज्य ने भारत को लूटा है, और उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके बताया। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है, उसकी ये लोग बड़ी तारीफ करते हैं। जो लोग आज राहुल गांधी के भाषण से जो नाराज हैं वो उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि खुद अंग्रेजों को बोलने की किसी की हिम्मत इनकी नहीं है। तो शशि थरूर ने जब बोला, अंग्रेजों को गालियां दी कि कितने लाख करोड़ आपने इतने सालों में ये किया, उस समय भारत की जीडीपी कितनी थी, पूरे दुनिया का लगभग 21% जीडीपी जो है भारत की हुआ करती थी, वगैरह वगैरह, वो सारा जो है वो सब हम लोग जानते हैं। और तो और कम से कम भारत में 4 ऐसे अंग्रेज हुए जिन्होंने न केवल इस देश में अपने ही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत में लोकतंत्र को लाने ही में नहीं, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी उन्होंने योगदान दिया। एनी बेसेंट आप देखिए, शायद वो आयरलैंड की थी, लंदन में पैदा हुई, भारत आई, भारत में उन्होंने लीड किया इसको। CF एंड्रूज साहब थे, वो तो एक ब्रिटिश शायद अधिकारी थे, उनको फिर निकाल दिया गया। उसके बाद एलन ऑक्टेवियो ह्यूम थे और फिर जॉर्ज यूल थे। इन जॉर्ज यूल ने तो इलाहाबाद के अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी के बाद दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बाकायदे। जब अंग्रेज आपके स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि आपको लड़नी चाहिए थी, आपको मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग आज गालियां दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने वहां जाके क्यों बात की। तो इन लोग, जब ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिश नागरिकता के लोगों ने यहां पे आके देशवासियों के साथ भारत की आजादी की बात कही थी, तब वो तो ये उदारता जो है ये हमें सीखने की जरूरत है। लेकिन अब मुश्किल ये है कि राहुल गांधी ने ऐसी बात बोली कि जिससे आपकी पूरी की पूरी कलई खुल गई है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई वहां बीबीसी जो बैठा है, बीबीसी ने पहले सब कुछ भंडाफोड़ कर दिया है और अब दुनिया में कोई भी चीज जो है वो कोई बहुत छिपी हुई नहीं रह गई है। जिस आदमी को ये लगता है कि राहुल गांधी के बोलने से आपके बारे में बाहर बातें हुई हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्हें दुनिया की इस व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। कुल जमा इससे उन्होंने, सच बात है कि उन्होंने ऐसी कोई नई बात नहीं कही है। तो और लंदन और वो जो यूनिवर्सिटी है, सौभाग्य से मुझे उसे देखने का मौका मिला और वो उस विश्वविद्यालय के अंदर मैं 3 दिनों तक था भी। मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा व्यक्तिगत मैं मसला बताऊंगा, उससे पता चला गया उनकी उदारता कितनी है। मुझे वहां पर एक मिस्टर जोनाथन और एक मिसेस भट्टाचार्य के नाम से जोड़ा मिला, पति पत्नी। जादवपुर यूनिवर्सिटी से दोनों ने फिलॉसफी की पढ़ाई की, प्रेम हुआ और दोनों प्रोफेसर बन गए। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक पार्टी में जब मैं उनसे मिला तो मुझे आज अपने आप पे बड़ी शर्म आती है कि मैं उनसे बहुत देर तक दर्शन शास्त्र के बारे में बात करता रहा और बाद में मुझे पता चला कि वो दोनों के दोनों जो है दर्शन शास्त्र के ही वो व्याख्याता है। लेकिन उन्होंने मुझे मेरा ना तो कोई मजाक उड़ाया। बहुत जबरदस्त लोग लिसनर होते हैं, वे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने आप को परिष्कृत करना चाहते हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी वहां पे गए थे कि 21वीं शताब्दी में जो सुनने की जो कला है वो विकसित की जाए। सच बात है, हमारे यहाँ तो हर कोई बोल रहा है,
मतलब ये आप में धैर्य है कि मैं भी बोल रहा हूँ और आप बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। तो ये जो धैर्य है बहुत कम लोगों में रह गया है। तो भारत में विकसित किए जाने की जरूरत है। इसलिए लोग नहीं जानते कि लोकतंत्र कहां तक जा चुका है। आप अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की व्यवस्था को देखें, आज भी वही सैकड़ों साल पुरानी पता नहीं उसपे दीमक लग चुकी है या नहीं लगी है, लंबी सी टेबल है और 2 फीट के अंतर पे विपक्षी नेता बैठता है और प्रधानमंत्री बैठता है। दोनों शालीनता से बात करते हैं। अगर उतनी नजदीकी भारत के लोकतंत्र में कर दी जाए तो शायद रोज मारपीट हो जाए। यहाँ की किसी विधानसभा में अगर वैसी व्यवस्था की जाए बैठने की तो पता नहीं रोज हाथापाई हो जाए। तो लोगों को सीखना चाहिए। वहां पे चर्चिल जैसा व्यक्ति था और शायद मैं उसके विपक्षी नेता का नाम भूल रहा हूं, जो उन्होंने एक बार कुछ बोलना चाहते थे वो कि लेट मी डिलीवर, और जब बार बार लेट मी डिलीवर कहते थे, लेकिन नो ठीक है, वो कहते थे कि आई हैव कंसीव्ड एन आइडिया। तो चर्चिल ने सबको शांत किया और बोला दिस ही हैज कंसीव्ड, तो लेट हिम डिलीवर। तो ये जो मजाक, ये जो हंसी, पता है बहुत लाइट मैनर में बातें होती है, सब कुछ होता है, ये हमारे यहाँ अभी सीखने की जरूरत है। जो लोग इस चीज को नहीं जानेंगे वो जान लीजिए, ये ना तो राहुल का कुछ बिगाड़ेंगे, न तो इंग्लैंड का कुछ बिगाड़ेंगे, न ब्रिटिश पार्लियामेंट का कुछ बिगाड़ेंगे। वो अगर कुछ बिगाड़ेंगे तो अपने ही देश का बिगाड़ेंगे, अपने ही देश का लोकतंत्र बिगाड़ रहे हैं। और जो बिगाड़ रहे हैं, जो लोकतंत्र को बिगाड़ रहे हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा डर है। वैश्विक व्यवस्था है, आप दुनिया में कहीं भी जाके बात कीजिए, खूब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है, अब ये आपने जो 2-3 चीजें बताई कि वो संसद को भी संबोधित करेंगे, तो आप देखिए कि अभी तो बहुत सारी चीजें सामने आने वाली हैं और अच्छी बात है दुनिया में हमारी बात जाए। प्रेस क्लब के साथ प्रेस को भी संबोधित करेंगे, तो प्रेस से सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब भी राहुल गांधी देंगे और बहुत सारी बातें उस पर भी होंगी। मतलब अगला सप्ताह जो आने वाला सप्ताह है, होली किसकी होगी और किसके लिए फीकी पड़ेगी, ये देखना होगा। हमारे साथ ही अमलेंदु उपाध्याय जी बहुत सबसे ज्यादा पेशेंस वाले हैं। जो अभी आप कह रहे थे ना कि धैर्य से सुन रहे हैं राजीव जी, नहीं, मेरे से ज्यादा पेशेंस अमलेंदु जी में है, लेकिन अभी भी आपके पेशेंस की मैं परीक्षा ले रहा हूं। थोड़ा और अमलेंदु जी, आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। और क्या डॉक्टर पाठक, ये लड़ाई पूरी की पूरी 2024 की है जिसका जिक्र कर रहे थे राकेश अचल जी? ये 2024 की रूपरेखा तैयार हो रही है, जो यहां पर जो परेशानी दिखाई दे रही है सत्ता पक्ष में। और अगर सुने होंगे आप, राकेश अचल जी पूरी बात यहां रख रहे थे अलग अलग राज्यों को लेकर के। पूरी की पूरी लड़ाई, पूरा का पूरा जो डर है, परेशानी जो है 2024 सामने है। इसलिए राजीव जी, राकेश अचल जी मेरे गुरु हैं। मैंने कलम पकड़ना उनसे सीखी है, पत्रकारिता का ककेरा मैंने उनसे सीखा है, और ये दृष्टि भी उनसे ही मुझे मिली है कि दूर तक देख सकूं। तो मैं उनसे 100% सहमत हूं कि ये लड़ाई 2024 की ही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी न केवल कांग्रेस के सर्वमान्य नेता बन गए हैं, जो मैं बार बार यात्रा के समय से कहता रहा हूं, अध्यक्ष अब कोई भी हो, खूब चुनाव होते रहे, कांग्रेस में अध्यक्ष कोई भी बन जाए, लेकिन कांग्रेस के एक छत्र नेता राहुल गांधी हैं और वे धीरे धीरे विपक्ष की धुरी भी बनते जा रहे हैं। और आप देखेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव खत्म होते होते 2024 की दुंदुभी बज जाएगी। सत्ता में बैठे लोगों, जैसे अचल जी सरकारी पार्टी कह रहे हैं, बड़ा अच्छा शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, तो सरकार और सरकारी पार्टी, उनकी चिंता का विषय ही यह है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई व्यक्ति खड़ा न हो जाए, क्योंकि असल लड़ाई पार्टी से ज्यादा एक तरह से अध्यक्षीय प्रणाली की हो गई हमारे देश में, कि चुनाव लोकसभा का होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस कोई एक व्यक्ति, और उसमें अगर राहुल गांधी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस अध्यक्षीय प्रणाली के चुनाव में, ब्रांड के चुनाव में, ब्रांड मोदी के सामने अगर ब्रांड राहुल गांधी अगर खड़ा हो जाता है, तो उससे समय रहते इन्हें नेस्तनाबूद करना पड़ेगा, यानी सरकार और सरकारी पार्टी को। यही असली चुनौती है। इसलिए पूरी सरकार, उनका पूरा तंत्र 24 घंटे असली सरकारी काम छोड़कर, असली प्रशासनिक काम छोड़कर राहुल गांधी के एक एक शब्द को खुर्दबीन लगाकर देखता और सुनता है। और आपने जैसा कि कहा, होली तक उसका काम बहुत बढ़ जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक से लेकर आईटी सेल के मुख्यालय तक सबके जिम्मे यही काम बचा रहेगा
कि राहुल गांधी अगले दिनों में जितने आपने फोरम बताए ब्रिटिश पार्लियामेंट के अलावा भी जहां जहां जब जब जो बोलेंगे उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, हलन, नुक्ता, अंकी बिंदी सब पर नजर रखी जाएगी और पूरी सरकार, उनकी सरकारी पार्टी ऐसा करते हुए कोशिश ये करेगी, कर रही है कि राहुल गांधी एक ब्रांड के रूप में नरेंद्र मोदी के बरक्स, नरेंद्र मोदी के सामने कहीं खड़े न हो जाए। इसलिए इस बनती हुई मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमें न कांग्रेस से हिंग बदलनी है, न भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है। हमें भारत की राजनीति के विमर्श को इस स्तर पर जाते हुए चिंता होती है कि जब विपक्ष का कोई नेता जनता के सवाल, देश के सवाल उठाए तो उसे देशद्रोही कहलाया जाए, कह दिया जाए, या उसको उसके कहे को देश पर हमला बताए। हम लोग एक साधारण पत्रकार के रूप में इस बात को लेकर चिंतित हैं कि राजनीति के विमर्श का ये स्तर दुखदायी है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और लोकतंत्र पर जो खतरा आदरणीय प्रोफेसर अखिल स्वामी जी देख रहे हैं, देख हम सब रहे हैं, लेकिन मैं अचल जी के इस विश्वास में अपना विश्वास मिलाना चाहता हूं कि जब तक थोड़े से लोग भी हैं, जब तक डीडी लाइव जैसे प्लेटफॉर्म में आप जैसे लोग हैं, हम सब लोग हैं, आवाज उठाएंगे और जिंदगी की कीमत पर भी इस देश में लोकतंत्र बचाने का जोखिम उठाने को हम तैयार हैं। जी राजीव, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राकेश पाठक। और अमलेंदु जी, अब आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, किस रूप में आप देखते हैं, क्या सचमुच ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है और उसमें भी लोकतंत्र पर खतरा, राष्ट्र विरोधी बातें, राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं वो भी बाहर जाकर के तो देश विरोधी बातें करते हैं, इसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या सचमुच यहाँ एक राहुल गांधी जो हैं, और जैसा डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक ऐसा ब्रांड जो काफ़ी मजबूती से टक्कर दे रहा है। अभी देखिए 2 भाषण हुए, महत्वपूर्ण भाषण राहुल गांधी का। एक भाषण, ये तो तीसरा था लेक्चर, लेकिन 2 भाषण, एक भाषण सदन में, संसद में, लोकसभा में, और एक भाषण रायपुर के अधिवेशन में। दोनों भाषण को अगर ध्यान से देखिए, सुनिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी कितने परिपक्व पहले तो थे ही और हो गए हैं। रोज रोज जैसे जैसे वो पैदल चलते गए, आगे बढ़ते गए। अब क्या ये चुनौती एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको लेकर के जो सरकारी पार्टी है, जो कह रहे थे राकेश अचल जी और एंडोर्स कर रहे थे राकेश पाठक जी, सरकारी पार्टी को परेशानी है? देखिए राजीव जी, सरकारी पार्टी को परेशानियां जो हैं वो तो हैं ही अपनी जगह पे, लेकिन चूंकि राहुल गांधी जिस विषय पे बोलने गए हैं वो विषय है कि 21वीं सदी में सुनना सीखें, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत सबसे ज्यादा यही है कि ये सुनने की बातें क्यों हो रही हैं। तो असली दर्द उनका यही है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अब सुनने की आदतें डाल लेनी चाहिए, अगर डेमोक्रेसी पे कोई खतरा नहीं है तो। और अगर डेमोक्रेसी पे खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी को किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है, अपनी कहती है। तो अगर डेमोक्रेसी पे खतरा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को भी सुनने की आदतें डालनी पड़ेंगी। राहुल गांधी की भी सुननी पड़ेगी, विपक्ष की भी सुननी पड़ेगी, और इस देश की जनता की भी सुननी पड़ेगी, और यहां तक कि अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी सुननी पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को 21वीं सदी में सुनना जो है वो सीख लेना चाहिए। दूसरी बात राजीव जी ये है कि अगर राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और राहुल गांधी कुछ बोलते हैं और उससे भारत की छवि बिगड़ती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है, तो इसका मतलब यह है कि विदेशों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं सुना जा रहा है और राहुल गांधी को सुना जा रहा है। दुनिया अब राहुल गांधी को सुन रही है। इसका मतलब तो यही है कि जब राहुल गांधी को सुनने के बाद भारत की छवि बिगड़ रही है और प्रधानमंत्री जो है वो लंबी लंबी सभाएं और कौन सा हाउडी ट्रंप और क्या क्या सब करते रहते हैं, और उसके बाद भी अगर दुनिया प्रधानमंत्री को नहीं सुन रही है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री का जो बताया जाता है कि बहुत करिश्मा है और बहुत सम्मान उन्होंने भारत का बढ़ाया है, वो सब बातें फर्जी साबित हो रही है। या प्रधानमंत्री को दुनिया नहीं सुन रही है, राहुल गांधी को सुन रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले इस बात को तय करे कि राहुल गांधी को अगर दुनिया सुन रही है तो क्या प्रधानमंत्री को नहीं सुन रही है। तो वो भारतीय जनता पार्टी जो बहुत से सवाल पूछ रही है राहुल गांधी से, वो सवाल भी पूछना बंद कर देगी। अब जहां तक ये है कि बुद्धिजीवियों की जो चर्चा चली थी राजीव जी, देखिए बुद्धिजीवियों से तो भारतीय जनता पार्टी बहुत चिढ़ है, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिढ़ है बुद्धिजीवियों से। कई बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं,
5 स्टार बुद्धिजीवी शब्द का भी शायद एक बार इस्तेमाल कर सके कि मेरी याददाश्त ठीक इस्तेमाल मतलब साथ दे रही है मेरा। तो ये उससे परेशानी है भारतीय जनता पार्टी को। तो जो बुद्धिजीवियों से परेशानी है और राहुल गांधी का बुद्धिजीवियों के बीच जाकर के भाषण दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो पढ़े लिखे लोगों के लिए भाषण दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को उस भाषण को नहीं समझ पा रहे हैं, गांधी का दोष थोड़ी ना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, भारतीय जनता पार्टी पूरी जो है राहुल गांधी के भाषण का मर्म नहीं समझ पा रही है, तो राहुल गांधी के का विषय नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी पढ़े लिखों के लिए भाषण दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए दे ही नहीं रहे थे। और अगर भारतीय जनता पार्टी समझ रही है राहुल गांधी के भाषण का मर्म नहीं चाहिए, अगर वो समझते हैं कि उनके कुछ पढ़े लिखे। अब राजीव जी जाके बात करें, अगर देशद्रोह है जैसा कि बता रहे हैं भारतीय जनता, तो ये तो कल को महात्मा गांधी को भी देश देंगे, कहेंगे तो वो दक्षिण अफ्रीका में जाकर के वहां आजादी, तो ये तो किसी को भी देशद्रोही ठहरा सकते हैं, क्योंकि देशभक्ति का ठेका सास है। हालांकि ऐसा मैंने कल भी कहा था कि वो देशभक्त नहीं है, वो भारत विरोधी है। ये सारी बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। निश्चित तौर पे 2024 की लड़ाई जो है वही शुरू हो गई है। 2024 रह चुकी है कि राहुल गांधी अब कोई ब्रांड बन नहीं रहे हैं। राहुल गांधी जो है स्थापित हो चुके हैं, और जो जितना पैसा राहुल गांधी को स्थापित ना होने पर खर्च किया गया था, अब एक तरफ तो अडानी डूब रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है कि अडानी डूब रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी डूब रही है। उन्हें लगता है जैसे तोते की उसके तांत्रिक की जान तोते में होती है, जो कहावत है, तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जान अडानी में, तो अडानी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है, तो ये लग रहा है उनको। तो ये जो चीज है राजीव जी, और दूसरा ये कि अब राहुल गांधी बढ़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो ये 2024 की तैयारियां हैं, और 2024 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत परेशानियों भरा होने जा रहा है। कल भी हम लोगों ने चर्चा की, परसों भी हम लोगों ने चर्चा की कि पूर्वोत्तर के जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई उत्साह का जो है वो संकेत नहीं देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताएं पैदा करते हैं। और वो उत्सव भले ही मनाते हो, लेकिन अंदर बैठ करके उनके यहाँ बहुत चिंताएं होंगी, और पता नहीं किस किस की कहां क्लास लग रही होगी। कहीं विप्लव देव को हड़काया जा रहा होगा, कहीं माणिक साहब को हड़काया जा रहा होगा, अमित शाह जी कभी जेपी नड्डा को हड़का रहे होंगे, सब अंदर चीजें चल रही होंगी। बाहर तो उत्सव मन रहा है, क्योंकि वो उत्सव जीवी लोग उत्सव मनाते रहते हैं, तो मनाते रहेंगे, लेकिन अंदर जो है वो वहां चीजें जो है वो काफी खराब हैं। और ये सब चीजें हो रहा होगा कि इतना भारतीय की स्थिति पूर्वोत्तर के राज्यों में खराब क्यों हुई, और यही रुख जो है वो आगे आने वाले विधानसभा के राज्यों में भी देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि तब तक और चीजें भी खराब होती जाएंगी। लोकसभा चुनाव तक आते थे तो बहुत ही ज्यादा खराब जो है वो चीजें हो चुकी होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये परेशानी का सबब है। और अगर बोरिस जॉनसन के भाई जो हैं वो अडानी जी का कारोबार कर रहे हैं, या अडानी जी की नौकरी राहुल गांधी कह रहे थे संसद में, अब पता नहीं वो कितना सच है या क्या गलत है पता नहीं, लेकिन अगर वो है, और अगर वो बात सच है कि वो नौकरी करते हैं अडानी जी की, तो अडानी जी भी देशद्रोही हो जाएंगे इस समीकरण से, तो जो सूत्र बताया गया है, क्योंकि जो सूत्र तो अब तो एक ही होगा ना, फिर अलग अलग तो नहीं हो सकता कि राहुल गांधी पे सूत्र दूसरा लगेगा और अडानी जी पे दूसरा लगेगा, मोदी जी पे दूसरा लगेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, सूत्र एक ही लगेगा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता सारी चीजें जो है सब मिला करके अपने अंदर जो है वो ठीक करनी चाहिए। और जब सवाल लेकर के आप आए तो ये भी आप याद रखें कि उन सवालों के उत्तर आएंगे, और उन सवालों के उत्तर के साथ साथ आपने पहले क्या किया वो भी आएगा। अब आपने चीन को लेकर सवाल उठाया, लोग जो सोशल मीडिया पे भरमार पड़ी हुई है मोदी जी के वीडियोस की, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब का वीडियो खूब वायरल हो रहा है कि मुझे चीन को साथ लेकर के यहां निवेश करना है, खूब हो रहा है। और ह्वेनसांग से जो है रिश्ता जोड़ दिया उन्होंने, अपने गांव का, वडनगर का, और शी जिनपिंग के गांव का, ये भी वायरल हो रहा है। तो भाई जब इतना करीबी आपका चीन से रिश्ता है, तो इसीलिए जो है वो चीन का चाह नहीं निकल रहा है मुंह से क्या? तो ये सारे सवाल है राजीव जी, मुझे लगता है। जी बिल्कुल सवाल है। मीनू जी आपके पास आना चाहता हूं, समय अब खत्म की ओर है, जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट चाहूंगा। मीनू जी, क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट में राहुल गांधी का भाषण जो होने वाला है, ये भाषण
और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल इसको माना जाए देश के हिसाब से, और ख़ासकर जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं देश में, वैसे अगर हालात में ये भाषण अगर देते हैं मतलब अगर क्या वहाँ देने वाले हैं ही, तो 2-3 चीज़ें जो हैं आने वाले समय में राहुल गांधी के जो अलग अलग लंदन में जो प्रोग्राम हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि किस रूप में यहाँ हिंदुस्तान में देखा जाए इसको। राजीव जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो उनका भाषण होगा वो मेनली फोकस्ड होगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वहीं से ली गई है और बहुत सारे प्रावधान हमारे वहीं से हैं। दुनिया भर के संविधानों के हैं, लेकिन मेनली हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी ब्रिटेन के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल वही है, उस पे बोलेंगे। और जब डेमोक्रेसी पे बोलेंगे तो बहुत सारी बातें उसके साथ लग के आएंगी। अब उनका इंटरप्रिटेशन, ये बेवकूफों की जो जमात बैठी है ये कैसे करेगी, वो तो अलग बात है। मैं तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, इसका महत्व तो ऑप्टिक्स ज्यादा है ब्रिटिश पार्लियामेंट वाली स्पीच के। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें वहां की प्रेस का तो आपको मालूम है, फ्री फॉल होता है, जिसकी मर्जी आए वो पूछो। तो वो और उसका प्रधान, और हमारे जो ये राहुल जी है, गांधी जी है, जो इनको तो कोई वो है नहीं, गुरेज या परहेज नहीं है किसी तरह का, कोई भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने से या जवाब देने से। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी है जर्मनी में, जब एक गए तो वहां पे प्रेस से कॉन्फ्रेंस हुई, तो जो वहां के चांसलर थे, मतलब वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी दोनों बैठ गए, तो उससे पहले ये अनाउंसमेंट हो गया कि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चंस नहीं लेंगे। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो राहुल गांधी जो वहां सवाल और जवाब होंगे, उसमें जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात आएगी, बीबीसी के ऊपर छापों की बात आएगी, क्योंकि उन्हीं का वहीं का मीडिया है वो, और मीडिया सामने बैठा होगा। और वहां खाली बीबीसी का मीडिया तो बैठा नहीं हो, सॉरी ब्रिटेन का मीडिया तो बैठा नहीं होगा, और भी बहुत सारे देशों के कॉरेस्पॉन्डेंट, और बहुत सारे देशों के वहां विभिन्न पत्रिकाओं अखबारों के कॉरेस्पॉन्डेंट्स रहते हैं। तो वहां उस दिन, जिस दिन कॉन्फ्रेंस होगी, वो बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, जलजला लाने वाली है। उसमें बहुत कुछ ऐसा होगा कि उसमें राहुल गांधी अपनी तरफ से तो चाहे कुछ कहें ना कहें, जवाब में बहुत कुछ कहेंगे उन पत्रकारों के। तो वो वाली बात होगी। एक मैं इससे अलग एक बात कहना चाह रही हूं, जो आज सुबह से मुझे उस बात की परेशानी है कि मोदी जी सोनिया गांधी के ऊपर जो छतरी लगी हुई थी रायपुर में, उसका उन्होंने बहुत बड़ा मजाक उड़ाया, बहुत गलत शब्दों में बोला, असंवेदनशीलता का परिचय दिया कि उनके ऊपर छतरी नहीं तनी हुई थी, खड़गे के ऊपर तनी हुई थी। आज सोनिया गांधी की खबर है कि वो गंगाराम हॉस्पिटल में दाखिल हुई हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, आप सुन रहे होंगे, सोनिया गांधी फ्रिक्वेंटली हॉस्पिटल में दाखिल हो रही हैं, हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है उनको बार बार। इट मींस उनकी सेहत के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ खराबी है सेहत में, नासाज है उनकी तबीयत। हमारे प्रधानमंत्री हैं कि उनको मजाक बनाने से फुर्सत नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री इस तरह की टिप्पणियों से बचे, खासकर स्वास्थ्य को लेके। स्वास्थ्य किसी के बस की बात नहीं है, और अगर आप आपके अंदर इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि किसी के बीमारी के ऊपर कि, और उसको आपने इस तरीके से किया, तो एक बहुत अक्षम्य और अशोभनीय बात कही थी उन्होंने। माफी मांगे प्रधानमंत्री इस बात के लिए। बस राजीव जी यही कह रहा। जी प्रशांत टंडन जी, क्या राहुल गांधी के जो अगले पड़ाव, अगले जो भाषण होने हैं, इंटरेक्शंस होने हैं, उस पर हमारे देश में और भी हलचल हम देखेंगे क्या? राजीव जी, हलचल तो देखिए, मतलब आपकी हलचल उन्हीं जगहों पे होगी जहां दिख रही है अभी, यानी जो पॉलिटिकल हलचल है, और पॉलिटिकल हलचल भी स्तरहीन पॉलिटिकल हलचल, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार कोई विपक्ष का नेता विदेशों में जा रहा है और इंगेज कर रहा है। वाजपेयी जी ने नरसिम्हा राव को भेजा था, राजीव गांधी ने वाजपेयी जी को भेजा था। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र में परंपरा है। अब मोदी साहब असल में इन परंपराओं से या तो अवगत नहीं है, या वैसा लोकतांत्रिक या भाषाई संस्कार नहीं रहा, जो भी कारण है। अब उस पर तो हम लोग केवल संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, अब उसमें क्या कहें। तो उस पर उनको आरोप भी नहीं लगा सकते। अब किसी व्यक्ति ने पढ़ाई नहीं की, उस पर क्या आरोप लगाएंगे आप? तो मतलब दूसरी बात यह कि देखिए, हमला राहुल गांधी पे ही क्यों हो रहा है?
विपक्ष के तमाम नेता, पूरी गैलेक्सी है, तमिलनाडु से लेकर केरल से लेकर कश्मीर तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक विपक्ष के नेता हैं, सरकारें हैं विपक्ष की, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं लोग। तो हमला केवल राहुल गांधी पे क्यों हो रहा है? और इतना बढ़ चढ़ के हमला, कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं, एक मीडिया का पूरा अमला लगाया जाता है, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स है राहुल गांधी को बदनाम करने के। तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि वो जानते हैं कि खतरा कहां से है। तो इस तरीके की चीजें होती रहेंगी। दूसरा कि पेगासस का मामला एक आया, मैं पिछली बार नहीं उस पर बोल पाया। कल मैंने सुना कुछ वीडियोस में कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपना फोन जमा कर दें। तो ये संबित पात्रा हैं, जो भी हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता उनमें, तो वो किसको जमा करें फोन राहुल गांधी अपना? क्या कोई जांच चल रही है सरकार की? क्या कोई कमेटी बनी है? अगर संबित पात्रा या जो भी प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी को अगर शक है कि पेगासस उनके फोन पे था, वो फोन अपना जमा कर दे, इसका मतलब है कि उनकी जानकारी में था कि पेगासस है। तो अगर पेगासस है तो राहुल गांधी फोन अपना कहां जमा करें? तो ये एक बड़ा सवाल है कि वो संबित पात्रा को दें कि वो त्रिवेदी जो भी बैठते हैं, हिमांशु जी, उनको दें कि किसी मिनिस्टर को दें। गृह मंत्री आकर कहें कि हाँ भाई हमने जांच बैठाई है, जो भी इसके जिसको भी शक है अपने फोन पे वो जमा करे, हम उसकी फॉरेंसिक जांच कराएंगे। उसके पहले ये माने कि हाँ भाई पेगासस हमने इस्तेमाल किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जानकारी है कि पेगासस है। अब ये बता दें कि राहुल गांधी पे कि वो कैसे, कहाँ, किसको फोन जमा करें। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखिए राहुल गांधी विपक्ष के तौर पर गए हैं। अब ये दुर्भाग्य है केवल, मतलब इस पे हम लोग केवल क्या कर सकते हैं कि जब मोदी जी विपक्ष में थे तो अमेरिका ने, यूरोप ने, इंग्लैंड ने इनके वीजा बैन किया हुआ था, जिस भी वजह से वो दुर्भाग्यपूर्ण था। अब उसमें हम संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं उनके साथ। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे हैं कि जब मोदी जी विपक्ष में थे और खासकर मुख्यमंत्री थे गुजरात के अपने गृह राज्य के, तब कुछ देशों ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था। और अब भी जब वो सत्ता पक्ष में है और विपक्ष में राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक सांसद हैं, तो उन्हें इनवाइट किया जा रहा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी बात रखने के लिए। उद्यमी जो हैं वहाँ के, ब्रिटेन के, वो भी राहुल गांधी से मिलने वाले हैं। यानी कि एक तरफ हमारे देश में अदानी, लेकिन एक मज़ेदार तथ्य वहाँ, अभी उद्यमी का बात कर रहा हूँ तो एक मज़ेदार तथ्य यह आएगा कि अदानी साहब की बात भी शायद उद्यमियों से होगी। और बात ये भी होगी कि उसी ब्रिटेन में जो यहाँ से भागे हुए लोग हैं, वहीं छिपे हुए हैं, उनकी बात भी होगी। पता नहीं वो भी आएंगे मिलने कि नहीं आएंगे मिलने के लिए, जिसमें से एक विजय माल्या भी हैं। तो और इसी कार्यकाल में गए हैं, ये जो 14 से जब देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से ही गए हैं। तो अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर साहब, आपसे समझना चाहता हूँ, उद्यमियों की बात हो रही है और इधर ये सप्ताह बहुत अच्छा रहा है एक अदानी साहब के लिए, और अब होली है, हरियाली दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि राहुल गांधी अब वहाँ पे उद्यमियों से मिलने वाले हैं, व्यापारियों से मिलने वाले हैं, और वो छोटे मोटे व्यापारी नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, वहाँ जनता की भीड़ लगती है और वो वोट बैंक की राजनीति वहाँ साफ दिखाई देती है। लेकिन राहुल गांधी दूसरी राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति, इस राजनीति पर, मतलब मोदी जी की राजनीति, अगर दोनों राजनेता हैं, बिल्कुल है, और दोनों की राजनीति की अगर तुलना की जाए तो किस रूप में आप देखते हैं राहुल गांधी की राजनीति बनाम मोदी जी की राजनीति? विदेश की राजनीति की बात कर रहा हूं। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बीजेपी जो भी षड्यंत्र कर रही है उसमें बूमरैंग हो रहा है। देखिए वास्तविकता में अब जनता से जब ये कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, राहुल गांधी ने वैसा कहा, तो लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहां कहा। कह रहे हैं साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा। अच्छा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया था बोलने के लिए?
इसका मतलब यह है कि वो लड़का इतना बुद्धिमान है कि अभी तक तो लोगों को ये कहते थे नहीं फर्जी डिग्री है, सब नेहरू जी की भी फर्जी डिग्री थी, इंदिरा जी की भी फर्जी डिग्री थी, राहुल गांधी की भी फर्जी डिग्री थी। अब जब इस चीज को ये प्रचारित कर रहे हैं तो ये बात तो प्रचलित हो रही है, ये पूरे देश की जनता को समझ में आ रही है कि राहुल गांधी वास्तविकता में वहां से एमफिल हैं और वहां पे बड़े जो बिल्कुल वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वहां पढ़ने आते हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है उनमें इतनी योग्यता है कि विश्व के सबसे अच्छे छात्रों को संबोधित करने की हिम्मत उनके अंदर है और वहीं के प्रोडक्ट हैं। तो ये तो बात प्रूव हो रही है। तो इनका जो षड्यंत्र है, इनका जो चक्रव्यूह है, वो खुद इसमें उलझ जाते हैं, क्योंकि जब ये बात पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में जा रही है, अभी तक हिंदुस्तान की 70% जनता ये मानती थी कि राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन लोगों को यह समझ में आ रहा है कि एंटायर पॉलिटिकल, देखिए राहुल गांधी से जब पूछा गया कि मोदी जी ने क्या कोई अच्छा काम किया है, राहुल गांधी, अगर मैं राहुल गांधी जी की जगह होता तो मैं जवाब देता, पूरे वर्ल्ड में हर जगह पॉलिटिकल साइंस में लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियरिंग में होते हैं, हिस्ट्री में होते हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का पूरे वर्ल्ड में केवल एक स्टूडेंट है, एंड एक स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड में। ऐसा अद्वितीय करिश्मा पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया था। राजीव जी 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 जी, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा राकेश अचल जी आपसे। राहुल गांधी बनाम मोदी कहाँ देखते हैं? उसी इंग्लैंड में राहुल गांधी जाकर के कुछ और कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसी इंग्लैंड में वो जब भाषण देते हैं और हजारों की संख्या में हिंदुस्तानी इकट्ठा होते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं और उसे भुनाने की कोशिश होती है। क्या राहुल गांधी यहाँ कोई गलती कर रहे हैं? राहुल गांधी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों से और खासकर हिंदुस्तानियों के बीच राहुल राहुल के नारे लगवाएं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं राकेश अचल जी। एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात होती है प्रशांत जी, और बातें यही आती हैं हमेशा कि देखो प्रधानमंत्री जाते हैं, इतने नारे लगते हैं, इतने लोग बिल्कुल प्रधानमंत्री के पीछे हो जाते हैं, और राहुल गांधी हैं वो 2-4 जगह लेक्चर देते हैं और फिर यहाँ उनकी बात दूसरे ढंग से प्रचारित तो हो ही रही है। वही सवाल इनसे पूछा था मैं राकेश अचल जी से कि आखिर राहुल गांधी उस राह पे क्यों नहीं चलते हैं? और कहते हैं लोग कि दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। प्रधानमंत्री जिस राह पर चलकर प्रधानमंत्री बने हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस राह पे राहुल गांधी नहीं चलेंगे तो फिर वो जीत ही नहीं सकते, और एक ही का राज यहाँ पे अगले 50 साल तक हम देखेंगे। 1947 की बात इसलिए कर रहे हैं लोग कि जब 100 साल हो जाएंगे हमारे आज़ादी के, और खासकर हमारे प्रधानमंत्री तो अब से बोलने ही लगे हैं। अब 22 की बात नहीं करते, 27 की बात नहीं, 47 की बात होती है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, आपसे जी। देखिए, विदेशों में बहुत सबसे बड़ी संख्या में अगर किसी देश के लोग हैं तो वो भारत के लोग हैं। अब एक और परंपरा हुआ करती थी कि भारत के लोगों से, जो एनआरआईज हैं, जो अपने लोग हैं वहां पे, उनसे भारत के प्रधानमंत्री दूतावास में जाकर या कोई प्रोग्राम में मिलते थे, और भारत के प्रधानमंत्री वहां के स्कूलों में, कॉलेजेस में वहां के नागरिकों से मिलते थे। मैंने 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी मेजबान देश के स्कूल में, कॉलेज में जाकर या वहां के लोगों से मिलते हुए या बात करते हुए नहीं देखा। अब ये उनका अपना व्यक्तिगत एक वो है। अब बाकी तो समर्थक, वो इवेंट मैनेजमेंट होता है, और ये समर्थक आप जुटा लें वहां पे, हर जगह पे मतलब लोग हैं, और उसमें बड़े पैसे भी खर्च होते हैं। इसमें भी कई सारी अखबारों में खबरें आई हैं कि किस तरीके से पैसे खर्च करके लोग जुटाए जाते हैं, और कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि कभी वो ढोल नगाड़े वालों को पेमेंट भी पूरा नहीं हुआ। तो ये सब भी आता है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, यही सब करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश अचल जी, सवाल वही
कि आखिर प्रधानमंत्री की राह पर मोदी जी क्यों नहीं चलते हैं, प्रधानमंत्री की राह पर राहुल गांधी क्यों नहीं चलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जाके वहाँ लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वहाँ मिलिटेंट को बता रहे हैं कि कश्मीर में गया तो देखिए मिलिटेंट देख रहा था, कश्मीर गया तो देखिए एक नहीं हजारों की संख्या में युवाओं के हाथ में तिरंगा, प्रधानमंत्री जाते हैं 15 लोगों के साथ लाल चौक पे तिरंगा फहरा के आते हैं और राहुल गांधी इतने लोगों के साथ जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, क्या ये डिफरेंस राहुल गांधी को आगे बढ़ा पाएगा? राजीव जी देखिए, राहुल गांधी जिस संस्थान में बोल रहे थे और जिस देश में बोल रहे थे वो लीगेसी में यकीन करने वाला देश है, और हिंदुस्तान की राजनीति की जो लीगेसी है वो राहुल गांधी के साथ वाबस्ता है, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ वाबस्ता नहीं है। इंग्लैंड की जनता, इंग्लैंड के जो जनप्रतिनिधि, इंग्लैंड के छात्र भारत के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को ये काम करना चाहिए था, लेकिन अब विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी कर रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन राहुल गांधी वहां से जब भारत लौटेंगे और यही बातें वो यहाँ जब करेंगे तब जरूर लोगों पर फर्क पड़ेगा। अभी तो केवल बुद्धिजीवी हल्के में हलचल हो रही है, क्योंकि अंग्रेजी का भाषण जैसा नीरू जी ने कहा था कि देश का आवाम पूरा नहीं समझता है, लेकिन बुद्धिजीवी समझ गया, और बुद्धिजीवी अगर हिलने डुलने लगा तो निश्चित तौर पर मुश्किल होने वाली है सरकारी पार्टी और सरकार को। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मीनू जी, प्रशांत टंडन जी, राकेश अचल जी और दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे।